हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज मैं आपको हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली आपके 3 मार्कर में, 5 मार्कर में या बीच बीच में 1-1 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। अगर आपने ये लाइव देख ली तो आप एटलीस्ट आपके 80% जो सिलेबस मैं आपको बोलूँगी वहाँ आप ये सोच लो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन तो मेजरली आपने कवर कर दिया। 1-2 क्वेश्चन सीबीएसई ने घुमा दिया, उसमें कोई बात नहीं है। वो आप जो भी लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के डाले बिल्कुल कंसाइज वे में, वो देख लेना। बट ये जो वीडियो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की साथ में कलेक्टिव करके मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मल्टीपल टाइम्स मैं रिपीट करती जाऊंगी। कॉमेंट सेक्शन में या किसी नोटबुक में बेटा लिखते जाओ ताकि तुम्हारा समय जो है वो बचे और हम ये अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो कर पाए। ठीक है, हिस्ट्री का मैं आपको सारा का सारा पढ़ाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम्स में नेशनलिज्म इन इंडिया से मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, यूरोप वाला इसके बाद में पढ़ाऊंगी, है ना। तो नेशनलिज्म इन इंडिया से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है जो आते हैं, कुछ मैं आपको करने के लिए भी दूंगी, वो सारा बच्चों फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है वो ये है कि इंपैक्ट क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे। अब हर बच्चा यही सोचता है कि जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े ही नहीं तो हमारे ऊपर इंपैक्ट कैसे आया, क्योंकि बच्चे हम किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, तो इसीलिए हमारे ऊपर भी एक इंपैक्ट पड़ा। तो ये सवाल आपके 3 नंबर में बेटा या 5 नंबर में डायरेक्ट आता है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सबसे पहले क्या हुआ, इससे हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू द शार्प इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ गए? क्योंकि बेटा जो आर्मी थी उस पे पैसा खर्चा किया जा रहा था, तो इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्योंकि ये जो पर्संस हैं, लोग हैं आर्मी के, ये लड़ने जा रहे थे वॉर्स पे, तो इसलिए डिफेंस एक्सपेंडिचर, पहली बात याद रखना कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो फाइनेंस कौन कर रहा था? हाई टैक्सेस एंड लोन से, उसको हमें भरना पड़ रहा था, हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे वो चीजों को फाइनेंस करने के लिए। दूसरी चीज बच्चों, जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जैसे कि इनकम टैक्स। तो आज जो हम टैक्स भरते हैं ना वो यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो नए तरीके के टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, जिस वजह से कॉमन लोगों के ऊपर बेटा बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। तीसरी चीज क्या हुई? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये विलेजर्स के लोगों को, गांव के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भेजते थे ना, ब्रिटिश आर्मी में उनको भर्ती किया जाता था ताकि वो कंट्री के लिए लड़ सके, है ना, ब्रिटिशर्स के बिहाफ में लड़ाई कर सके। आप सोचो इंडिया ने वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ा था बट फिर भी सबसे ज्यादा सोल्जर्स जो थे वो इंडिया के मारे गए थे। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट तीसरी चीज थी जो करी गई थी इंडियन सोल्जर्स की ब्रिटिश आर्मी में, जिस वजह से लोगों के बीच में बहुत गुस्सा हो गया था। चौथी चीज थी बच्चों, एक सीवर फूड शॉर्टेज हो गया। ये फूड शॉर्टेज क्यों हुआ था? क्रॉप फेलियर की वजह से। और ये क्रॉप फेलियर बच्चों 1919 और 21 के बीच में हुई थी, जिस वजह से जो गुड्स के या क्रॉप्स के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्रॉप फेलियर आपका चौथा है। और लास्ट जो है बेटा वो है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया जिस वजह से मिलियंस ऑफ इंडियंस की डेथ हुई थी। ये कब आया था, कौन से ईयर में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या 5 चीजें हुई थी? डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, जो फाइनेंस किससे किया गया? टैक्सेस वसूल के, नए तरीके के टैक्स लॉन्च करे गए जैसे कि इनकम टैक्स जो हम आज तक भरते हैं। थर्ड, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ विलेज पीपल इनटू ब्रिटिश आर्मी। इंडियन सोल्जर्स का फोर्स रिक्रूटमेंट करा गया, क्या करने के लिए? ताकि वो क्या कर सके, आर्मी में लड़ने के लिए जा सके। 3 चीजें हो गई। चौथा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जिससे थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी। और फिफ्थ था बेटा जब आप लोगों का क्रॉप फेलियर हुआ था 1990 से 1921 के बीच में, जिस वजह से बहुत सारा जो कीमत है एग्रीकल्चर की, क्रॉप्स की, बहुत बढ़ गई थी। ये 5 पॉइंट्स दिमाग में रखना, सवाल बनता है हर साल किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी सेट में आपका ये क्वेश्चन आएगा। 5 चीजें। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह का 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि सत्याग्रह क्या था। देखो, जब ये सारी चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंपैक्ट हमारे कंट्री में चल रहे थे तभी गांधी जी बेटा 1915 में, हाँ 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका में ये क्या कर रहे थे बच्चों? ये फाइट कर रहे थे रेसिज्म के अगेंस्ट। अपार्थाइड सिस्टम होता है ना, ब्लैक्स एंड व्हाइट जो उनके ऊपर रेसिज्म होता है, उसके अगेंस्ट गांधी जी वहां पर फाइट कर रहे थे। तो जब बेटा ये इंडिया आए ना, तो जब ये सारा केओस मचा हुआ था, ये इंडिया आते हैं और एक आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे बेटा जिसको हम बोलते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि सत्याग्रह होता क्या है। 3 कीवर्ड्स है बेटा, दिमाग में फिट कर लो। सत्याग्रह का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। नॉन वायलेंस यानी बिना हिंसा करे, रेजिस्टेंस मतलब वो करना, किसी चीज के लिए फाइट करना बिना
वॉयलेंस के। सो नॉन वॉयलेंस रेजिस्टेंस जो केवल ट्रूथ पे बेस्ड है, सच्चाई पे बेस्ड है, नॉन वॉयलेंस रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रूथ। दूसरी चीज है विनिंग विदाउट अग्रेशन और रिवेंज, ना हम गुस्सा दिखाएंगे ना बदले की भावना रखेंगे, क्या करना, जीतना, किसके बिना, अग्रेशन, बदले की भावना और अग्रेशन के बिना जीत लेना, या फिर जब हम जस्टिस के लिए फाइट करते हैं बिना किसी फिजिकल फोर्स। 3 कीवर्ड्स याद रखना, टू फाइट विदाउट एनी फिजिकल फोर्स, हमें क्या करना, रेजिस्ट करना, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, जो ट्रूथ पे बेस्ड है, और जीतना कैसे, विदाउट अग्रेशन और रिवेंज, ना अग्रेशन यूज करना है ना रिवेंज यूज करना है, बिना अग्रेशन और रिवेंज को यूज करें जब हम जीत लेते हैं उसको हम सत्याग्रह बोलते हैं। यानी कि आप बस ये याद रखना, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस या फिर फाइट विदाउट एनी फिजिकल फोर्स, विदाउट द फीलिंग ऑफ रिवेंज और आपका अग्रेशन, इन सब की फीलिंग्स के बिना है, उसे हम बोलते हैं सत्याग्रह। 1-2 पॉइंट्स में आ जाए तो आप लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, गांधी जी ने ना 3 छोटे छोटे सत्याग्रह लॉन्च किए थे। कभी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किए थे, तो ये रीजनल लेवल पे बेटा सत्याग्रह थे, ठीक है, कोई वर्ल्ड वाइड मतलब नेशन वाइड लेवल पे नहीं था, छोटे छोटे जगहों पे था। सबसे पहले सत्याग्रह उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में किया था। ये सत्याग्रह में क्या था, इंडिगो फार्मर्स थे, और ये इंडिगो फार्मर्स के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ना बच्चों इन इंडिगो फार्मर्स से इंडिगो की खेती करवाते थे, है ना। तो ये इंस्पायर करते हैं पीजेंट्स को कि ये क्या करें, इस प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करें। आपके पास डिटेल में नहीं है, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि 1917 में चंपारण में बिहार में ये हुआ था। क्यों हुआ था, हमारे इंडिगो फार्मर्स के अगेंस्ट, इंडिगो जो फार्मर्स थे उनके लिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह लॉन्च किया था। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बच्चा, जो उनको फोर्स करते थे इंडिगो को उगाने के लिए, है ना। दूसरी चीज 1917 में दोबारा से लॉन्च किया था खेड़ा गुजरात में। खेड़ा गुजरात में किसके लिए किया, पुअर पीजेंट्स के लिए, गरीब किसानों के लिए किया था। वहां पे एक बीमारी हो गई थी बेटा, प्लेग की बीमारी। प्लेग की बीमारी की वजह से मेरे बच्चों हुआ क्या था कि वहां पर जो फार्मर्स थे ना वो अपने टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे। प्लेग की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया, तो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से दूसरा सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया था खेड़ा में, 1917 खेड़ा, और उसके बाद 1918 में लॉन्च किया था अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद में इन्होंने जो लॉन्च किया था वो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था, क्योंकि जो कॉटन मिल वर्कर्स थे ना वो बहुत बैड कंडीशंस में, पुअर कंडीशंस में वहां पर काम कर रहे थे। दूसरा, दे वांटेड अ रेज, उनको थोड़ी सी अपनी तनख्वाह जो थी, जो वेज था उनका, वो बढ़वाना था महंगाई की वजह से। 3 चीजें याद रखना। गांधी जी आए 1915 में, क्या सत्याग्रह है, सत्याग्रह का मतलब था नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रूथ, या फिर फाइट विदाउट फिजिकल फोर्स, या फिर बिना रिवेंज और अग्रेशन की फीलिंग रखे हुए फाइट करना। गांधी जी ने इंडिया में आके 3 छोटे छोटे लेवल के कौन कौन से सत्याग्रह लॉन्च किए थे। एक किया था चंपारण में 1917, 1918 चंपारण में किया था। CKA याद रख लेना बेटा, CKA मतलब चंपारण खेड़ा अहमदाबाद। चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो फार्मर्स के लिए अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम हुआ था। दूसरा था हमारा खेड़ा में, किसके लिए था, पुअर पीजेंट्स के साथ उन्होंने ये क्या किया था, सत्याग्रह लॉन्च किया था। किसके लिए, क्योंकि वो बेचारे प्लेग की बीमारी की वजह से क्रॉप फेलियर हो गई और पैसा नहीं दे पा रहे थे बड़े बच्चों। और लास्ट जो था हमारा ए यानी अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया था, क्योंकि वो पुअर कंडीशंस में काम कर रहे थे, तो थोड़ा सा अपने लिए रेस चाहते थे, पैसा बढ़वाना चाहते थे और अपनी कंडीशंस इंप्रूव करना चाहते थे। ठीक है, ये चीजें याद रखना, कभी 2-3 नंबर में आ जाए तो आप लिख सकते हो, है ना। अब आता है बेटा रॉलेट एक्ट। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। रॉलेट एक्ट, इस एक्ट को हम ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं। 1 मार्क में भी आ जाता है कि बताओ रॉलेट एक्ट ब्लैक लॉ क्यों बोलते हैं। सो रॉलेट एक्ट क्या था बेटा, रॉलेट एक्ट जो था वो इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ILC, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में लॉन्च किया। 1918 तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गांधी जी फाइट कर रहे हैं। 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पास किया। क्यों किया भला, गांधी जी को देखते हुए कि ये तो बैक टू बैक सत्याग्रह कर रहे हैं और हर जगह इनको जीत मिल रही है, तो दैट इज वाई वो फीलिंग जो थी ना नेशनलिज्म की, उसको दबाने के लिए एक लॉ पास किया गया, जिसका एक एक्ट था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। दैट वाज अ ब्लैक लॉ पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली 1919 में। ठीक है, अब इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इंडियन मेंबर्स थे ना बेटा,
बेटा, उसने भी अपोज किया। बच्चा कंफ्यूज होता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरीके से पार्लियामेंट समझ लो तुम, ठीक है, तो उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी रहे होंगे। तो जब लॉ पास हो रहा था, इंडियन मेंबर्स ने बोला यार ये लॉ पास मत करो, ये इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बट फिर भी दैट लॉ वाज पास्ड। अब लॉ में था क्या मेरे बच्चों, दो चीजें। पहली चीज ये थी कि इसने गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी थी, क्या, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, धरना, प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया तो उसको रिप्रेस, दबा दिया जाएगा और विल बी डायरेक्टली सेंट इनटू द प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। उसको डायरेक्टली उठा करके जेल में, प्रिजन में डाल देंगे विदाउट एनी ट्रायल, कोई कोर्ट में पेशी नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा प्रिजन में उठा के डाल देंगे। क्या था, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? पहले तो पास किसने किया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कब किया, 1919 में किया था। अपोज किया था इंडियन मेंबर्स ने जो पार्लियामेंट के थे। क्या दो चीजें हैं लॉ में, पहला बेटा ये बोल रहा था कि रिप्रेस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनॉर्मस पावर आ गई। कीवर्ड याद रखना, इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और दूसरा ये बोला कि जो भी ऐसा कुछ करता हुआ दिखाई देगा, एनीवन कुड बी सेंट इनटू द प्रिजन डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years, 2 साल के लिए प्रिजन में डाल दिया जाएगा, सवाल जवाब नहीं करेंगे। अब ये देख करके बच्चों, तो अगर रॉलेट एक्ट पूछा गया क्या है, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते दीदी। बेटा अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट क्या हुआ था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहां से जलियांवाला बाग मैसेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब होगा क्या, नेशन वाइड सत्याग्रह, यानी गांधी जी ने अभी तक छोटे छोटे सत्याग्रह लॉन्च किए और अपना पहला नेशन वाइड सत्याग्रह मेरे बच्चे गांधी जी ने कहां पे लॉन्च किया था, किसके अगेंस्ट, इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। जब गांधी जी को पता चला ऐसा कोई एक्ट पास हुआ है तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए, पूरा नाराजगी जताई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके अगेंस्ट एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। अब यहां से जो बातें मैं बोलूंगी बिल्कुल दिमाग में तुम्हारी जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो 6 अप्रैल को इस चीज के अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने डिसाइड किया, भाई देखो 6 अप्रैल है 1919, 6 अप्रैल की बात है, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि एक हड़ताल करेंगे इस अनजस्ट लॉ, इसको अनजस्ट लॉ बोल सकते हो, इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट। लोग भर के सपोर्ट में आए, रेलवे वर्कर्स ने रेलवेज जाना बंद कर दिया, लोग स्ट्राइक पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए। अब ब्रिटिशर्स बैठ के रोटियां तो सेकेंगे नहीं, उन्होंने देखा कि अरे ये तो सारे लोग सड़कों पे आ गए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, उन सारे लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जो ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, शांति में बैठे हुए थे, काम छोड़ दिया था, हड़ताल में थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनको पूरा स्ट्रिक्टली क्या किया, इन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। और 10 तारीख को एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, उस पे पुलिस वालों ने गोलियां मार दी, है ना, लोगों को मार दिया। क्या, 10 अप्रैल को पुलिस जो थी अमृतसर में, उन्होंने फायर किया एक पीसफुल प्रोसेशन में, जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और लोगों ने बैंक्स में, रेलवे स्टेशंस में अटैक कर दिया। अब ये मूवमेंट क्या हो गया, वायलेंट हो गया। पर गांधी जी का क्या था, नॉन वायलेंस था। और उसके बाद ये जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने मार्शल लॉ, यानी गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया, एक तरीके से कर्फ्यू, कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और सारी की सारी कमांड जनरल डायर को दे दी। अभी तक क्या हुआ, क्या सत्याग्रह हो रहा है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, गांधी जी ने डिसाइड किया 6 अप्रैल को है भाई साहब, हम तो हड़ताल में बैठेंगे, कोई हिलना नहीं चाहिए, सारे के सारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अब सब लोगों ने काम धंधे छोड़े, सब आकर के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने रेलवेज में जाना बंद कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस चीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लोगों को मार पिटाई करी, और 10 तारीख को अमृतसर में कुछ पुलिसमैन ने गोलीबारी करी, लोगों में पीसफुल प्रोसेशन में गोलीबारी करी। लोगों को गुस्सा आया, अब तुम यार बैठे हो, काम कर रहे हो, तो मैं खींच के 2 रैप्टा मार के निकल लूं, तो तुम्हें गुस्सा तो आएगा यार, हम अपना शांति से काम कर रहे हैं, कोई क्यों हमें मार रहा है। उसके बाद लोगों ने फिर क्या हुआ, वो वायलेंट हो गए, है ना, उन्होंने बैंक्स में अटैक कर दिया, पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, और उसके बाद मार्शल लॉ इंपोज हो गया। और इसके बाद जो इंसिडेंट है वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर जलियांवाला बाग मैसेकर। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दिस, 1 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में, किसी भी सेट में ही आ सकता है, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग क्या था, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है मेरे बच्चे, याद रखना। ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ना, ये रॉलेट एक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है। रॉलेट एक्ट के लिए जब सत्याग्रह हो रहा था वो इतना एक्सट्रीम हो गया कि उसकी वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ था, 13 तारीख को जलियांवाला बाग में क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। तो अब मार्शल लॉ इंपोज था, जनरल डायर के पास कमांड थी, मार्शल लॉ इंपोज था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन उस
दिन बहुत सारे विलेजर जो बाहर के लोग थे, उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ जैसी चीजें इंपोज है, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, और एक फेस्टिवल होता था बैसाखी का फेस्टिवल, तो सारे के सारे लोग जगह जगह से आए और अमृतसर आए थे घूमने के लिए, फेयर को अटेंड करने के लिए। क्यों आए? बिकॉज पीपल आउटसाइड द सिटी, जो अमृतसर में था उन्हें तो पता थे, जो बाहर से थे वो अवेयर नहीं थे बेटा। जैसे ही वो आए उस जलियांवाला बाग में, तो जनरल डायर ब्लॉक्ड द एग्जिट पोल, जहां से रास्ता था ना बाहर निकलने का, वो सारा ब्लॉक किया एंड ओपन फायर्ड, और उसने ओपन फायरिंग करी, ब्लॉक द एग्जिट पोल्स एंड ओपन फायर द क्राउड को गोलियां बरसाई बच्चों, अंधी गोलियां बरसाई, किल्ड थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इस पर्टिकुलर मैसेकेयर में। और लेटर क्या हुआ कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लेटर बाद में वो बताता भी है कि उसने ऐसा क्यों किया, एक दहशत मचाने के लिए। क्या? टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, एक दहशत मचाने के लिए कि अगर कुछ भी हमारे अगेंस्ट जाएगा तो ये इफेक्ट होगा। आप ये लाइन लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आया समझ में? जलियांवाला बाग मैसेकेयर 13 तारीख को हुआ। लोग क्या थे? पीपल वर अनअवेयर अबाउट द मार्शल लॉ, सो पीपल केम टू अमृतसर किस चीज के लिए? फॉर अ फेयर, एक फेयर अटेंड करने के लिए। सो पीपल गैदर्ड इन द क्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकेयर, जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट एंड ओपन फायर द क्राउड which led to killing of thousands and hundreds and thousands of the people। और उसके बाद जब उसने बताया लास्ट में कि his only objective was to create the moral effect, दहशत मचाना लोगों का उसका ऑब्जेक्टिव था। आगे देखते हैं बच्चों, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था। पहली बात तो बस इतना समझ लेना, क्वेश्चन आता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट नहीं करना, सहयोग नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? इन्हें सहयोग नहीं करेंगे। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर हम इन्हें सहयोग नहीं करेंगे तो स्वराज, जो स्वराज है वो कोलैप्स हो जाएगा। उनका कहना था इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करते ब्रिटिशर्स के साथ, तो स्वराज वुड कोलैप्स। जो इनका रूल है स्वराज मतलब बाहर वालों का जो राज है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो ये बेटा याद रखना, ठीक है। अब हुआ क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? नॉन कॉर्पोरेशन में गांधी जी ने बोला हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे। अगर आपसे फीचर पूछ लिया क्या फीचर्स थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के, तो बहुत सारे फीचर्स थे जो मैं आपको फटाफट से बोलूंगी, आपको याद रखना है। तो सबसे पहला था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने 1920 में। इससे पहले क्या लॉन्च हुआ था? रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसके बाद एक खिलाफत मूवमेंट भी था, वो आप मुझे लिख करके पढ़ करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी ने 1920 में। क्यों लॉन्च किया था? ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए, पीसफुल मैनर में, कि हम सहयोग ही अगर करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कैसा रूल करेंगे। तो हुआ क्या, लोगों ने बॉयकॉट किए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, फॉरेन के स्कूल्स नहीं जाते थे, गवर्नमेंट सर्विसेज जो थी वो सब कुछ, जो भी ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे वो सारे के सारे अपने टाइटल्स को मेरे बच्चे सरेंडर कर दिया। इंडियंस को क्या बोला कि आप केवल खादी कपड़े पहनो, यानी जो आपके खुद के देश के कपड़े हैं उन कपड़ों को ऑप्ट करो, वेयर खादी। एंड दे बॉयकॉटेड, स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए बोला, ठीक है। स्वदेशी मतलब अपने देश के कपड़ों को पहनो, अपने देश के प्रोडक्ट्स को यूज करो इंस्टेड ऑफ फॉरेन मेड गुड्स, है ना। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ब्रिटिश टाइटल्स और ऑनर्स को सरेंडर कर दिया। ब्रिटिश टाइटल्स एंड ऑनर्स, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, दे सरेंडर्ड देयर टाइटल्स एंड ऑनर्स। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू अपोज द ब्रिटिश रूल। और उसके बाद एक मूवमेंट आया जब 1920 में स्टार्ट हुआ, 1922 में गांधी जी को ये वापस लेना पड़ा क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था गोरखपुर में बेटा। 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, गोरखपुर में हुआ था। क्यों हुआ था? वहां पर ये कुछ लोग थे जो एक वायलेंट मॉब, यानी एक बहुत भड़के हुए लोग थे, जिन्होंने क्या कर दिया, पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी, जिस वजह से गांधी जी ने बोला कि वो इस कैंपेन को हॉल्ट यानी रोक लेंगे। क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो पहला उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बॉयकॉट किए फॉरेन गुड्स को, स्कूल्स को, सर्विसेज को, गवर्नमेंट सर्विसेज को, जो भी थे, कॉलेजेस को, सब मतलब पूरे के पूरे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को वो किया। इंडियंस वर एनकरेज टू वेयर खादी क्लोथ्स, खादी क्लोथ एनकरेज करने को बोला। और उन्हें क्या बोला कि आप बॉयकॉट करो फॉरेन मेड गुड्स को। तीसरी चीज क्या हुई? दे सरेंडर्ड देयर
टाइटल्स, ब्रिटिश टाइटल्स एंड ऑनर्स विच दे हैड टू अपोज द कॉलोनियल रूल। और बेटा एक और चीज हुई थी कि बहुत से लोग जो मूवमेंट था वो विड्रॉ करना पड़ा था 1922 में, बिकॉज इट टर्न वायलेंट। वाई? क्योंकि एक वायलेंट मॉब ने अटैक कर लिया था पुलिस स्टेशन को। दे बर्न्ड द पुलिस स्टेशन बिकॉज ऑफ विच गांधी जी हैड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आगे समझ में? अब ये तो हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, आप ये बातें लिख सकते हो कि उनका ये मानना था। पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेटा दो तरीके से हुआ, मतलब कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसके दो पार्ट हैं कि टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमारे कंट्री साइड यानी शहरों से दूर गांव के इलाकों में, विलेज के इलाकों में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो टाउन का तो हम एक केस पढ़ेंगे और गांव के साइड के हम 3 केस पढ़ने वाले। पहले मैं आपको टाउन का केस समझा देती हूँ। तो नॉन कोऑपरेशन सहयोग आंदोलन में टाउन्स में क्या हुआ कि जितने भी मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। सारे स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स ने अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए, ब्रिटिश टाइटल्स को सरेंडर कर दिया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। लिकर शॉप्स मतलब जहां पे शराबें मिलती, पिकेटेड मतलब ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि शराब यहां पे नहीं पीनी, इन जगहों पे नहीं जाना। और काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया। अगर आपसे इन जनरल नॉन कोऑपरेशन पूछे तो आप वो सारे पॉइंटर्स लिखोगे जो बच्चे मैंने आपको पहले बताए। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे टाउन को लेकर के तो केवल ये कीवर्ड्स आपको लिख के आने हैं ना मेरे बच्चे। अब देखो ये अब डिजिटल बोर्ड अपनी वो दिखाता है ना। तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, लिकर शॉप्स का पिकेट किया गया, और काउंसिल इलेक्शन जैसे अलग अलग पार्टीज थी तो उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया। लेकिन एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी मद्रास की, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनकी ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उन्हें लगता था कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी तो उन्हें लगता था वो जीत जाएंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों ने काउंसिल इलेक्शंस को नहीं बॉयकॉट किया। टाउन्स का समझ आया? लिकर शॉप्स पिकेट कर दी गई, सरेंडर्स को टाइटल्स दे दिए गए थे, स्टूडेंट टीचर्स इंस्टीट्यूट जाना छोड़ दिया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, काउंसिल इलेक्शंस बाइकआउट हुए। लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या थे? क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया? इसका लिमिटेशन मेरे बच्चे ये था कि जो खादी था ना, जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ अपने कपड़े पहनो, खादी कपड़े पहनो, बेटा वो बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था, क्योंकि खादी कपड़ा चरखे से बनता था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो अब उसके लिए गरीब लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। दूसरी चीज़, कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो नहीं थे। अब बेचारे वकील अगर ब्रिटिश उसमें नहीं जाएंगे, लॉयर्स ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाएंगे, बच्चे ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, तो कहाँ पढ़ेंगे मेरे बच्चे? क्योंकि यहाँ पे तो उनके इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं। सो लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। और तीसरा, बहुत सारे लोगों को स्कूल्स वगैरह नहीं मिले तो उन्होंने अपना काम रेज्यूम कर दिया था, इसलिए यहाँ पे ये चल नहीं पाया। क्या लिमिटेशंस थी? आगे समझ में क्या लिमिटेशंस थी? खादी बहुत एक्सपेंसिव था, इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। यहाँ तो हम बॉयकॉट करके बैठे हैं, लेकिन बॉयकॉट करके कहीं तो जाएंगे, अब वो तो है ही नहीं हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो इसीलिए दे रिज्यूम देयर वर्क। जितने बच्चे थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, सब ने अपना काम रिज्यूम कर दिया। अब उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके कंट्री साइड में 3 मेजर इवेंट्स हुए थे। इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन उठाकर डाल देता है। टाउन्स में बताओ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, उसकी 2 लिमिटेशंस बताओ, इसीलिए बता रही हूं। अब आपको पूछ लेता है बेटा कंट्री साइड में, बोलता है कि ये बताओ पीजेंट मूवमेंट अवध कंट्री साइड में कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया। सीधा क्वेश्चन बनाता है, पीजेंट मूवमेंट इन अवध पूछ देगा, ट्राइबल मूवमेंट या स्वराज। तो 3 हुए थे, एक अवध का था, एक आंध्र प्रदेश का था ट्राइबल मूवमेंट, और तीसरा था असम में स्वराज प्लांटेशन। ये तीनों हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले अवध में ना क्या हुआ था, बाबा रामचंद्र थे। कौन थे बेटा? बच्चे थे बाबा रामचंद्र। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो बाबा रामचंद्र ने एक इंडेंचर्ड लेबर थे, फिजी में थे। वो जब वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फाइट किया किसके अगेंस्ट? लैंडलॉर्ड्स एंड तलुकदार्स, यानी जो अमीर किसान थे उन लोगों के अगेंस्ट फाइट किया। कि नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब ये थोड़ी है कि केवल हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हम तो अपने ही जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं उसके साथ भी कॉपरेट नहीं करेंगे। अब ये बेचारे जितने भी गरीब किसान थे इनको टॉर्चर करते थे अमीर किसान, तो इन्होंने अपने ही देश के अमीर किसानों के साथ कॉपरेट करना मेरे बच्चे बंद कर दिया, है ना। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे इन्होंने ये मूवमेंट लीड किया था, जिसमें किसके अगेंस्ट था? ये लैंडलॉर्ड्स एंड तलुकदार्स के अगेंस्ट था, जो बहुत ज्यादा रेंट्स लिया
करते थे गरीब किसानों के साथ, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या डिमांड किया था, इन लोगों ने डिमांड किया कि भाई देखो हम लोगों से टैक्स मत लो, रेवेन्यू हमारा कम कर लो। एबोलिशन ऑफ बेगार, फ्री में काम करवाते थे अपने खेतों में कि हम आपसे बेगार वाला काम नहीं करेंगे, बेगार नहीं करेंगे। और साथ में सोशल बॉयकॉट किया कि अब जितने भी ये लैंडलॉर्ड्स है ना इनको हम सोशली भी बॉयकॉट करेंगे, है ना। सोशली बॉयकॉट मतलब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1920 में, औद किसान सभा सेटअप करी गई, जिसमें नाए धोबी बंद करके एक चीज बनाई गई। नाए धोबी बंद मतलब इन अमीर लैंडलॉर्ड्स को ना तो इनके बाल काटेंगे ना इनको और किसी तरीके की सर्विसेज देंगे। तो नाए धोबी बंद करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई औद किसान सभा के अंडर, ठीक है। और उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग थे। और ये जो औद किसान सभा थी ये इतनी ज्यादा मेरे बच्चे पॉपुलर हो गई कि धीरे धीरे करके ये 300 ब्रांचेस इसकी सेटअप कर दी गई थी, ठीक है। तो क्या पीजेंट मूवमेंट हुआ अवध में, अवध में बाबा रामचंद्र ने लीड किया मूवमेंट। किसके अगेंस्ट था, तलुकदार्स के अगेंस्ट, रिच फार्मर्स के अगेंस्ट, तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, जो क्या करते थे, हाई रेंट्स लिया करते थे गरीब किसानों से। तो इन्होंने बोला भाई हम ना तो बेगार करेंगे ना तुम्हारा जो इतना पैसा हमसे लेते उसको थोड़ा कम भी कर दो, है ना। तो ये इनकी डिमांड्स थी। तो इन्होंने क्या किया, सोशली बॉयकॉट करने का डिसाइड किया। रिच लैंडलॉर्ड्स को बोला नाई धोबी बंद करो, ना इनके बाल का काम करेंगे, धोबी मतलब ना इनके कपड़े वपड़े धुलेंगे, खुद ही भुगतते रहेंगे। बाद में औद किसान सभा बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और एक दो लोगों ने और ज्वाइन किया। इतनी पॉपुलर हो गई है किसान सभा की 300 जगह में इसकी ब्रांचेस खुल गई। लेकिन फिर लिमिटेशन क्या थी, सब तो ठीक चल रहा है मेरे बच्चे, लिमिटेशन ये थी कि ये जो लैंडलॉर्ड के घर थे ना और मर्चेंट्स के घर थे, इस पे इन गरीब किसानों ने अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। मार्केट से चोरी करनी शुरू कर दी और गेन स्टॉक्स जितने भी ग्रेन थे ना पड़े हुए मार्केट में वो सारे उठा लिए। तो देखो वायलेंट हो गया ना, क्या था, नॉन वायलेंस होना चाहिए बट यहाँ तो वायलेंट हो गया। अब ये जवाहरलाल नेहरू जो है बेटा ये किसमें थे, पार्टी मेंबर थे कांग्रेस के। तो अब ये अगर वायलेंस सपोर्ट करेंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए पीछे हो गए थे। तो ये मूवमेंट फेल हो गया। याद रखना क्या हुआ था, पीजेंट्स जो थे उनका क्यों पार्टिसिपेशन, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, ग्रेन स्टॉक्स ले लिए गए थे, मर्चेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के घर पे आग लगा दी गई थी, उनके घर पे अटैक कर दिया गया था, सॉरी आग नहीं लगाई थी, और मार्केट में चोरी कर दी थी। और बहुत जगह पे लोकल लीडर्स क्या किया करते थे, बहुत जगह पे जो लोकल लीडर्स थे वो पीजेंट्स को क्या बोलते थे, जो छोटे मोटे लीडर्स थे, कहते थे कि गांधी जी ने बोला ऐसे करने के लिए। तो गांधी जी का नेम भी इवेंचुअली खराब हुआ। अब अगर आपसे पूछा, अवध आप लिख सकते बहुत अच्छे से, आपको मैंने समझा दिया 3-4 बातें। अब बेटा अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश में कैसा पार्टिसिपेशन हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो आंध्र प्रदेश में ना एक लोकल लीडर थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू जी, है ना। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ था। स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ मतलब ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ इंक्लूड किया कि भाई आप लोग अपने ट्राइब में, मतलब जो उनका एरिया है फॉरेस्ट में, फ्रीली रोम नहीं कर सकते, आपको क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे भाई ट्राइबल पॉपुलेशन को उनके ट्रेडिशनल राइट्स डिनाई कर दिए। ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या मेजर राइट्स है, वहां पे फ्रीली घूमना जंगलों में, वो उनसे राइट्स ले लिए गए थे। इस वजह से अलूरी सीताराम राजू ने बेटा 1920 में एक गोरिल्ला मूवमेंट लॉन्च किया था। गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट लॉन्च किया था इन सारी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। कौन थे, एक लोकल लीडर थे, ये गांधी जी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों को बोलते थे शराब मत पियो, खादी पहनो, अपने देश को प्रमोट करो, बट इनका अपने को बोलते थे आई एम द इनकारनेशन ऑफ गॉड, मैं तो बुलेट शॉट्स भी क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, मैं मरूंगा नहीं। तो इस तरीके के लोग ये बातें किया करते थे अलूरी सीताराम राजू जी, इनका बहुत इन्फ्लुएंस था। बट एक बात और बोलते थे कि अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें मतलब कॉपरेट ना करने के अलावा हमें वायलेंस भी करना होगा, और इसीलिए पूरा का पूरा मूवमेंट क्या हो गया था, वायलेंट हो गया था। तो इन्होंने पुलिस स्टेशंस पे अटैक कर दिया। अब इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करी। इस वजह से जो राजू था, इनका लीडर जो था, इसी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, तो मूवमेंट फेल हो गया। ठीक है, अलूरी सीताराम राजू ने क्यों किया था, अगेंस्ट द लॉज। कौन से लॉज थे, स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट किया था, जो उनकी लाइवलीहुड को, उनकी ट्रेडिशनल राइट्स को ले रहा था, उनको जाने नहीं देते थे कि आप ऐसी फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए उन लोगों को लगा यार हमारे ही जंगलों में, हमें ही ट्राइबल पॉपुलेशन गुस्सा थी, हमें नहीं जाने दे रहा। अलूरी सीताराम राजू ने लीड किया, लोगों को मिसगाइड करना शुरू किया। ठीक है, उस वजह से अब लोग वायलेंट हो गए, लोगों ने पुलिस स्टेशंस पे अटैक कर दिया,
है ना, और उसके अलावा जो लोकल ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मारना शुरू कर दिया, इसलिए राजू वॉज कैप्चर्ड 1924 में, इनको पकड़ लिया गया, तो ये मूवमेंट भी फेल हो गया। तीसरा, अगर मेरे बच्चे आपके पास पूछ लिया जाए स्वराज इन प्लांटेशंस की, प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब क्या समझा, एनसीएम का मतलब, तो जब असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, इनलैंड इमिग्रेंट एक्ट 1859 के तहत जितने भी असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे, बागान में काम किया करते थे, जो टी के बागान में, उन लोगों के पास बेटा फ्रीडम ही नहीं दी थी बेचारे बच्चों को, बच्चे कह रही हूँ, बेचारे लोगों को फ्रीडम नहीं थी, इन लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी टी गार्डन छोड़ने से पहले। तो जब इन्हें पता चला कि अरे गांधी जी ने तो एनसीएम लॉन्च किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है, ये लोग सारे के सारे अपने फील्ड छोड़ करके निकल लिए, क्योंकि इनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था बेटा, फ्रीली मूव करना। हर किसी के लिए अलग अलग मतलब है, देखो इनके लिए मतलब था कि फ्रीली मूव कर सके, हमें कोई बांध के ना रखे इन टी गार्डन्स में। तो जब इन्हें मालूम पड़ा कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया है, ये थाउजेंड्स ऑफ द वर्कर्स लेफ्ट द प्लांटेशन, दे हेडेड होम, दे वर कॉट एंड बीटन बाय द पुलिस। सो व्हाट वाज स्वराज इन प्लांटेशन वर्कर्स, फॉर द पीपल ऑफ असम, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स, स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली, मूव फ्रीली, इनके लिए स्वराज का मतलब था, आज़ादी का मतलब था, ठीक है। दूसरा, ये क्या चाहते थे कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 के अकॉर्डिंग, ये दीज वर्स नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट द परमिशन, एंड व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट एनसीएम दे ऑल हेडेड होम हैप्पीली, वहां से भाग लिए थे, बट दे वर ऑल कॉट बाय पुलिस एंड बीटन, पकड़ लिया था, मारा था इनको, है ना। अब इसको पूरे मोमेंट को क्यों कॉल ऑफ करना पड़ा एनसीएम को, पहले ही बता चुकी हूँ। 1922 में वॉयलेंट मॉब अटैक्ड पुलिस स्टेशन को बर्न कर दिया गया था, जिस वजह से गांधी जी हॉल्ट दी मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास पूछा भी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अच्छा ये दूसरा सवाल है पर आता है आपके पास, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों कॉल ऑफ किया गया, आप बच्चे लिख सकते हो। अब सवाल आता है आपके पास कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है एनसीएम, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा था, इंडियन इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। देखो, सहयोग नहीं किया, सामान नहीं लिया ब्रिटिशर्स का, हमें बोल रहे थे भाई ले लो कपड़े पहन लो, हमने नहीं पहने, हम तो खादी पहन रहे थे, बाहर की चीजें लेनी बंद कर दी, तो इससे इकोनॉमी में फर्क तो पड़ा होगा। क्या फर्क पड़ा वो देखते हैं। सबसे पहला फर्क ये पड़ा था बेटा कि जो फॉरेन गुड्स थे उसको बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया कि नहीं जाने देंगे, अंदर शराबें नहीं पीनी है, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न्ड ह्यूजली जला दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए जो इंपोर्ट था ना फॉरेन क्लोथ्स का वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। इंपोर्ट यानी जो सामान इंपोर्ट कंट्री के अंदर आता है वो बिल्कुल हाफ हो गया था बिटवीन 1921 टू 22। 1921 जब मूवमेंट लॉन्च हुआ था उसके आसपास ये पूरा इंपोर्ट आधा हो गया था, यानी 102 करोड़ से इट्स वैल्यू ड्रॉप्ड फ्रॉम 102 सीआर टू 57 करोड़, 57 करोड़ में ड्रॉप हो गया। सोचो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। कहां 102 करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता था, अब 57 करोड़ का हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? शॉप्स पिकेट कर रहे हैं, लिकर शॉप शराबें नहीं लाने देंगे, ब्रिटिशर्स का सामान नहीं पहनेंगे, इनके कपड़े नहीं पहनेंगे, फॉरेन गुड्स को जला दिया, है ना। और बहुत से एरियाज में जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने भी फॉरेन गुड्स का ट्रेड करना बंद कर दिया, ठीक है। अब जो बॉयकॉट था मूवमेंट वो धीरे धीरे करके फैला, लोगों ने केवल और केवल इंडियन क्लोथ पहने, जिस वजह से फॉरेन क्लोथ्स नहीं बिके। और अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जब हम बाहर के कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, इंडियन टेक्सटाइल हैंडलूम बूम हो गया, आगे बढ़ गया, ठीक है, बहुत आगे बढ़ा। तो क्या 5 चीजें हुई थी, पहले आप नॉर्मल लिखो, दिमाग में बैठाना यार, फॉरेन गुड्स जला दिए। उसके बाद क्या हुआ, इंपोर्ट जो क्लोथ के थे वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए फॉरेन गुड्स के, पहले 102 करोड़ था 57 करोड़ पे पहुंच गया, ठीक है, सीधे 57 करोड़ में पहुंच गया। बहुत से एरियाज में जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स को बिजनेस ही, ट्रेड मतलब लेन देन ही बंद कर दिया, बिल्कुल कट कर दिया। पर फायदा किसको हुआ, पूरा बताना है, इफेक्ट क्या था। इफेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, तो इफेक्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमारा फायदा हो गया। हैंडलूम जो टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल थी वो बूम कर गई, इट वेंट अप लार्जली। 3 बोला है मैंने, आपके कुछ पॉइंटर्स लिख दिए, आप कोई भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चे, आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल और, सिग्निफिकेंस ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या थी बेटा, साइमन कमीशन क्या थी, साइमन कमीशन एक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने साइमन कमीशन भेजी थी इंडिया में।
कहाँ से भेजी है? अंग्रेजों ने भेजी थी ये कमीशन इंडिया में 1928 में भेजी थी। बोला कि एक काम करो, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन चिल्लाते रहते, जरा इसको देख कर आओ और इसमें चेंजेस सजेस्ट करो। साइमन कमीशन भेजी, कहाँ से? ब्रिटिश ने भेजी। कहाँ भेजी? इंडिया में भेजी। कब भेजी? 1928, 1928। क्यों? टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब बदलाव। बोला कि जाओ ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बदलाव बताओ। अब भाई जब ये लोग पहुंचे तो पता चला इट डिड नॉट इंक्लूड इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर। एक इंडियन मेंबर था ही नहीं उसमें। अब बेटा मेरे, जब इंडियन मेंबर नहीं था तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग, दोनों ने मिल करके इस कमीशन को अपोज किया। केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं, जो मुस्लिम्स की पार्टी थी मुस्लिम लीग, और जो इंडियंस की पार्टी थी, मतलब हिंदूज की पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे बोथ अपोज्ड दिस कमीशन विच वाज साइमन कमीशन। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि इनके पास कोई राइट नहीं है, इंडियंस शुड हैव द राइट टू डिसाइड देयर ओन पॉलिटिकल फ्यूचर, कि हमें राइट होना चाहिए। ये अंग्रेज आकर के हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स बताएंगे, हमारे देश में कैसे राज करना है वो ये अंग्रेज बताएंगे, ठीक है। तो प्रोटेस्टर्स जो थे इंडिया में बहुत सारे स्लोगन्स लगाए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और उसी समय में इन सारे आक्रोश में एक जो बहुत फादर फिगर थे, लाला लाजपत राय जी बेटा, उनकी डेथ हो गई थी। लाठी चार्ज पुलिस ने किया था, सो ही डायड। और इस वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया था, बिकॉज ही वाज फादर लाइक फिगर। एंड ये पुलिस लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो गई थी और साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। और जब लोगों को पता चला, तब यहां से लोगों के अंदर भावना आ गई कि अब तो हम पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी लेके चलेंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम नहीं रहने वाले तुम्हारे अंदर। बीच में एक लाइन आती है कि ना, डोमिनियन स्टेटस दिया, काम करो तुम थोड़ा सा अपने पास पावर रख लो, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, लेकिन रहोगे तुम हमारे अम्ब्रेला के अंडर। उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, अब हम अपना पूर्ण स्वराज लेंगे। क्या बातें हुई साइमन कमीशन में? कमीशन भेजी गई 1928 में, ब्रिटिशर्स ने भेजी थी इंडिया में टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। इन लोगों को गुस्सा आया क्योंकि डिड नॉट इंक्लूड इवन अ सिंगल मेंबर, एक लौता भी मेंबर नहीं था बेटा इसमें इंडियन। इन लोगों को गुस्सा आ गया। हिंदूज की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम्स की पार्टी मुस्लिम लीग, दे बोथ opposed this commission and they thought that only Indian could decide the future of their political system. इनके पास कोई राइट्स नहीं है। प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने स्लोगन्स लगाए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस लड़ाई में लाला लाजपत राय वो भी लाठी चार्ज के शिकार हुए एंड देन लेटर ऑन ही डाइड। और बाद में इन लोगों ने बोला कि अब हमें कोई ये सब नहीं चाहिए, हम तुम्हारे अंदर रहने ही नहीं वाले, हम आजादी लेंगे। सो डिमांडेड पूर्ण स्वराज। इसके साथ याद रखना पूर्ण स्वराज। एक चीज और बता दूं, जितने भी बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है ना, मेरे बच्चे रट के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। साइमन कमीशन भी हमने बहुत सक्सेसफुली कर लिया। अब आता है सॉल्ट मार्च पे, सवाल आ जाता है। साइमन कमीशन पे आया, मेरे बच्चे लिख के आ जाएंगे। अब पूछ लिया, बताओ भाई सॉल्ट मार्च क्या है, सॉल्ट मार्च क्यों लॉन्च किया था? तो सॉल्ट मार्च क्या था बेटा, 31 जून 1930 में, 31 जून क्या बोल रही हूँ मैं, 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने लेटर भेजा था वॉइसरॉय इरविन को भेजा। उन्होंने क्या किया, वॉइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा, बोला देखो भाई ऐसी बात है, मैं तुम्हें 11 डिमांड्स भेज रहा हूँ, 11 डिमांड्स इंक्लूडिंग, जिसमें से एक डिमांड क्या थी, टैक्स लॉ को, सॉल्ट टैक्स को रिमूव करना। सॉल्ट टैक्स क्या बच्चे, उस समय पे ना ये लोग खुद ही हमारे ही जगह पे सॉल्ट लगाते थे, हमसे ही टैक्स वसूल करते थे, हमें सॉल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी। कौन बनाता था, ब्रिटिशर्स बनाते थे। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को कब, 31 जून, 31 जून, अरे यार क्या है जून, मेरे दिमाग में जून क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ जनवरी 31 को 1930, जनवरी 31 1930 में गांधी जी ने वॉइसरॉय इरविन को लेटर लिखा, 11 डिमांड्स मांगी इंक्लूडिंग सॉल्ट लॉ को, टैक्स हटाना। अब गांधी जी ने बोला कि भाई देखो, अगर मेरी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा। अगर 11 मार्च तक का समय दिया, ऐसे याद रखना डेट को, 11 डिमांड्स दी थी और समय दिया था 11 मार्च तक का, 11 डिमांड्स 11 मार्च, ठीक है, ये याद रखो, 11 डिमांड्स 11 मार्च तक की। अगर मेरी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई, इफ द डिमांड्स वर इग्नोर्ड बाय मार्च 11 द कांग्रेस वुड बिगिन, कि ये मैं जो कांग्रेस है वो भैया सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेगी। और इरविन जो हमारा इरविन था,
हल्के में ले लिया, इसने कुछ जवाब नहीं दिया। सॉल्ट मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया। सॉल्ट मार्च, जिसको डांडी मार्च भी बोलते हैं, वो शुरू हुआ 12 मार्च को। 11 मार्च तक का समय था, 12 मार्च को गांधी जी शुरू हो गए। गांधी जी 240 माइल्स चले थे बेटा साबरमती आश्रम से डांडी तक। 24 दिन लग गए थे उनको ये जर्नी लेने के लिए। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, खुद से नमक बनाया बच्चों, है ना, खुद से अपने आप से नमक बनाया, क्योंकि उससे पहले इंडियंस को अलाउड नहीं था नमक बनाना। एंड ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट डांडी। अब इस वजह से यही जो एक मूवमेंट है, इसी यहीं से स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने बताया ये मूवमेंट 78 फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने रस्ते में ज्वाइन किया। 11 चेतावनी दी थी, लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा, 11 डिमांड्स टू बी फुलफिल्ड बाय मार्च 11, अदरवाइज गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इरविन ignored the demands and the consequences was Salt March or Dandi March was launched, started with the 78 followers and thousands of people joined the movement. उन्होंने कितने 240 माइल्स चले थे, 24 दिन उनको लग गए थे। 12 तारीख को शुरू किया था। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ कब ब्रेक किया, याद रखना, 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में 78 फॉलोअर्स के साथ, ठीक है। अब जैसे ही मूवमेंट बढ़ा गया तो लोगों ने क्या किया, फॉरेन क्लोथ्स को फिर से बॉयकॉट किया, पीजेंट्स ने रेवेन्यू देना बंद कर दिया, चौकीदारी टैक्सेस नहीं दिए, ठीक है। पहले ये लोग केवल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अब ये लोग ना नियम कानून तोड़ भी रहे हैं। कोऑपरेट तो नहीं कर रहे हैं बट नियम भी तोड़ रहे हैं। देखो, चौकीदारी टैक्सेस नहीं दे रहे, रेवेन्यूज नहीं दे रहे हैं, ये सब देने बंद कर दिए। विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया। बहुत सी जगह पे फॉरेस्ट लोगों ने फॉरेस्ट लॉ वायलेट किए। देखो, कानून तोड़ना भी शुरू हो गया। पहले कानून नहीं तोड़ रहे थे, तो डिफरेंस आता है नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कॉपरेशन में केवल कॉपरेट नहीं करे थे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में कॉपरेट भी नहीं किया एंड दे ब्रोक लॉज ऑल्सो, जैसे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा था, है ना। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस लीडर्स को एक के बाद एक अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1930 में बेटा अब्दुल गफार खान, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, पेशावर में ये मूवमेंट लीड कर रहे थे, जैसे इंडिया में गांधी जी कर रहे हैं, मतलब पहले पेशावर भी हमारा ही पार्ट था, तो वैसे ही पेशावर में बोला गांधी जी ने कि तुम अब्दुल गफार खान, तुम इस पर्टिकुलर इवेंट को देखो। तो इनको बेटा जब अरेस्ट कर लिया गया था तो बहुत सारे लोगों ने काफी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, सड़कों पे उतर आ गए थे पेशावर के, और इसीलिए गांधी जी को भी 1930 में अरेस्ट कर लिया और ये मूवमेंट फिर से फेल हो गया। वायलेंट हो गया ना बेटा, वायलेंट नहीं होना है बस, है ना। आगे समझ में सॉल्ट लॉ और उसके आगे के क्या फीचर्स हैं दिमाग में रख लेना ये बातें। अगर मेरे बच्चे सवाल बन जाए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों गांधी जी ने कॉल ऑफ किया, बंद किया? बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को अटैक किया गया था, 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर दिया, जो जो सड़कों पे थे सबको भरा, सबको धर लिया, बोला इधर आओ, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो। 1 लाख लोग। 1931 में गांधी जी को 1931 में इन्होंने इरविन के साथ पैक्ट साइन कर लिया कि ठीक है भाई, तुम जितने भी तुमने लोगों को बंद किया है ना, इन सबको छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अटेंड करने के लिए ये लोग ये मान गए थे, ठीक है। और गांधी जी जब आए थे बच्चों तो उन्हें पता चला कि कांग्रेस अभी भी बैन है और कोई भी लीडर नहीं छूटा है, सारे के सारे लीडर जेल में ही है। तो बस ये लिख देना कि वायलेंट हो गया था, 1 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए थे। अब्दुल गफार खान जो फ्रंटियर गांधी जिन्हें बोला जाता है पेशावर में, उनको भी जेल में डाल दिया था, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कैसा पार्टिसिपेशन था, जैसे एनसीएम का था, अलग अलग लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, वैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी है। और ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज वाला, जो इंडस्ट्रियल बिजनेस क्लास लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर साल देखती हूँ कहीं ना कहीं सवाल बनता है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया? पहली बात थी कॉमर्शियल क्रॉप्स, दे वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ रिच पीजेंट्स कमर्शियल क्रॉप्स उगाया करते थे। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उस वजह से इन लोगों के जो एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइजेस थे वो बहुत गिर गए थे और इनकम भी इनकी बहुत कम रह गई। अब प्राइजेस ही कम हो गए तो बेचारे पैसा भी नहीं कमा पा रहे थे, सरकार भरा करती थी इनसे टैक्स, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे सरकार को, तो इन्हें लगा कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं, अगर हम भी पार्टिसिपेट कर लें तो हमारा भी भला हो जाएगा। तो इन लोगों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये इस रेवेन्यू को ना कम करवाना चाहते थे, ठीक है। आगे समझ में, तो रिच पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया? कमर्शियल क्रॉप उगाया करते थे। उन लोगों को इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से बेचारों के रेवेन्यूज बहुत कम हो गए थे, वो चाहते थे क्या करे, गवर्नमेंट उनके रेवेन्यूज को बहुत ज्यादा कम कर दे, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया।
आगे देखते पुअर पीजेंट्स, बेचारे ये लोग क्या करते थे, इन बड़े बड़े किसानों के अंडर काम किया करते थे। ये किसान इनसे बहुत पैसा वसूलते थे, इन्हीं के खेत में काम करने के लिए, मतलब इनके खेत में काम करते थे, पैसा वसूलते थे। अब प्रॉब्लम तो इनको भी हुई, ये भी बेचारे पैसे नहीं दे पा रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, जो वही तंगी हुई थी। तो ये भी क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स को कैंसिल कर बोलते थे कि भाई हमारा जो किराया है ना जो हम तुम्हें नहीं दे पा रहे उसे माफ कर दो। लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, खास कांग्रेस ने इन लोगों को, गरीब किसानों को सपोर्ट नहीं किया, है ना। ये वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, हर साल आता है। याद रखना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिस वजह से काफी रिस्ट्रिक्शंस थे बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे बेचारे प्रॉपर्ली। तो इन्होंने बोला कि भाई अब हम ये सारे जो वो है ना रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये हम रिमूव करना चाहते हैं। भाई ये हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज में भर भर के रिस्ट्रिक्शंस है ना, हमें ये नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो फॉरेन गुड्स से जो इंपोर्ट आया करता था उसके अगेंस्ट भी इनको प्रोटेक्शन चाहिए था। क्यों चाहिए भाई, बाहर से सामान आता है सस्ता, इंडिया में ये बाहर से लाते हैं, विदेशी सामान आता है सस्ते में बेचते, बेचारे हमारे जो बिजनेसमैन थे ये पैसा ही नहीं कमा पा रहे थे। तो उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट हम बंद करो थोड़ा सा। तो इसीलिए दो फेडरेशंस बनाई गई, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। एक थी आपकी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और एक थी फेडरेशंस ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 फिक्की। ये दो बनाई गई थी। और ये जो बिजनेस क्लास थी, ये जो पूरा मूवमेंट था, ये पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला ने ये सब काम शुरू किया था। और उन्होंने रिफ्यूज भी कर दिया था इंपोर्टेड गुड्स को, ना ये खरीदते थे ना बेचते थे। जैसे बाहर से सामान आया खरीद भी नहीं रहे थे और बेच भी नहीं रहे थे, सब मना कर दिया। और साथ में इन्होंने बहुत सारा पैसा भी दिया था, फंड भी किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। बिजनेस क्लास का पार्टिसिपेशन क्या था, क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, याद रखना बेटा, क्यों पार्टिसिपेट, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे किसमें, बिजनेस करने में। दुनिया जहान के नियम कानून लगा रखे थे, बेचारे बिजनेस करे तो करे कैसे, साथ में बाहर से सामान इंपोर्ट हो रहा है, दूसरे जगह से सस्ता सामान या महंगा हो जा रहा है, तो भी परेशानी थी इनको। तो ये चाहते थे भैया ये सारे लॉ हट जाएं और हमें थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाए इंपोर्ट के सामान से। इन्होंने दो एसोसिएशंस फॉर्म करी, एक था आपका फिक्की और एक और जो ये मैंने बताया था इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, याद रखना। तो बिजनेस क्लास को जो लीड किया था वो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जीडी बिरला ने किया। साथ में रिफ्यूज कर दिया, हम कोई इंपोर्ट हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले बाहर के सामानों का, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, इन लोगों का कुछ नहीं बना बेटा। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास मतलब ये जो बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके अंदर जो काम करने वाले लोग थे, ये लोगों को क्या परेशानी थी बच्चों, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। नागपुर रीजन में पार्टिसिपेट किया था। क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पाए बच्चों, क्योंकि ना इनका मूवमेंट लो वेजेस के अगेंस्ट था। लो वेजेस मतलब ये किससे लड़ रहे थे, उन इंडस्ट्रियलिस्ट से लड़ रहे थे कि भैया हमें थोड़ा पैसा तो दो, तुम इतना कम पैसा हमें दे रहे हो, कम वेजेस दे रहे हो, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया बेटा। क्यों, ये तो इनके मालिक कौन है, इनके मालिक हैं ये पहले वाले इंडस्ट्रियलिस्ट्स, और ये मालिक किसको पैसा डाल रहे हैं, कांग्रेस को। अब कांग्रेस को जब पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, तो बेचारे इनकी बात सुनी नहीं गई थी, इसलिए इन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया। बस ये पार्ट याद रखना, बिजनेस क्लास वाला। ठीक है, इसके साथ आपका ये पूरा टॉपिक होता है खत्म। याद रखना क्वेश्चन, क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ किया, पूरा समझा दिया, इसे रीड कर लेना। एक लाइन और लिख लेना कि भाई चिल्ड्रन और विमेन को भी बहुत मारा गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब याद एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि फोकलॉर हो गया, सॉन्ग्स हो गया, सिंबल्स हो गया, नेशनलिज्म की भावना जगाने में इन सब चीज़ों का क्या रोल था। जो गाने थे हो गए, हमारे सॉन्ग्स हो गए, हमारे सिंबल्स हो गए, कैसे लोगों के बीच में, हम भारतीयों के बीच में एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हुई, आई लोगों के अंदर। क्या रोल प्ले किया, सबसे पहला तो भारत माता की बेटा इमेज बनाई गई, है ना। भारत माता जो थी उसकी उनकी एक इमेज बनाई गई, जो किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी, जिन्हें इंडियन नेशन का सिंबल बनाया। तो पहला इमेज के फॉर्म में भारत माता बनाई गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर वंदे मातरम सॉन्ग लिखा गया। ठीक है, लिखा किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सेम पर्सन ने हमारा वंदे मातरम भी लिखा, जो नेशनल सॉन्ग बना था स्वदेशी मूवमेंट का, और आज भी ये नेशनल सॉन्ग है। ठीक है,
ट्राई कलर फ्लैग जिसमें 8 लोटस थे बनाए गए, ट्राई कलर फ्लैग 3 रंग का झंडा, 8 उसमें लोटस थे, जिसमें 8 प्रोविंसेस दिखाई देते थे उस समय, जितने भारत में 8 अलग अलग 8 हिस्सों में बटा हुआ था, 8 प्रोविंसेस दिखाई देते थे। एक स्पिनिंग व्हील था उसके बीच में, है ना, जो ये दिखाता था सेल्फ रिलायंस, यानी खुद के ऊपर आत्मनिर्भरता दिखाता था। और ये भी क्या बना, ये एक सिंबल बना फ्लैग, और था ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और खादी को एनकरेज किया गया था, ठीक है, फॉरेन गुड्स को हटा करके, ठीक है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड खादी को एनकरेज किया गया। फोक टेल सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स कलेक्टेड, ये तो आप लिख ही सकते हो कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई, क्या क्या बताया। सॉन्ग में आप लिख सकते हो वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने निकाला स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। और भारत माता की फोटो बनाई गई थी लोगों के अंदर प्रेम जगाने के लिए भारत के प्रति। तीसरा जो था वो है हमारा ट्राई कलर फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग था, 8 लोटस थे, बीच में एक स्पिनिंग व्हील था जो सेल्फ रिलायंस दिखाता था, चरखा वो दिखाता था, ठीक है, हो गया आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। अब एक आ जाता है कभी कभी कि जो अंबेडकर थे ना, BR अम्बेडकर, इन्होंने क्या रोल प्ले किया था दलित्स और डिप्रेस्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए। तो याद रखना कि बच्चे, इनने ना 2 डिमांड रखी थी दलित्स के लिए, जो डिप्रेस्ड क्लास और जो दलित थे, इन्होंने 2 डिमांड रखी। तो पहला तो BR अम्बेडकर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी 1930 में और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई थी। इस एसोसिएशन का क्या मतलब था, क्या कारण था बनाने का, ताकि ये इन लोगों की बेटा मदद कर सके जो डिप्रेस्ड क्लास लोग हैं। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था दलित्स के लिए कि ये जो अनटचेबिलिटी चल रही है, छुआछूत चल रही है, उस समय बहुत चलता था, गांधी जी ने हरिजन्स बोलते थे, मतलब पीपल ऑफ गॉड। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, है ना, बट गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया कि दिस विल डिवाइड इंडिया, डिवाइड करेगा। तो इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मांगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन लोगों के लिए। जो आज रिजर्वेशन का सिस्टम देखते हो ना बेटा, यहीं से शुरू हुआ था। तो उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था जिसमें रिजर्व्ड सीट मिल गई थी डिप्रेस्ड क्लास लोगों के लिए, ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 2 चीजें करी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया था, है ना, उसके बाद उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया जो उन्हें नहीं मिला था। फिर इन्होंने डिमांड किया सीट्स की रिजर्वेशन, किसके लिए, इन डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए, जो इनको बेटा मिल गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, डिफरेंस पूछ लिया जाए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ लेना, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। चलो, एक ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में है कि जो मुस्लिम्स थे उनका ल्यूक वॉर्म यानी हल्का फुल्का, मतलब कम पार्टिसिपेशन क्यों था, ठीक है, क्यों पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि आपको मैंने खिलाफत मूवमेंट घर से पढ़ने के लिए दिया है। जब आप खिलाफत मूवमेंट पढ़ोगे तो आपको ये वाला टॉपिक एकदम तुरंत आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के आना। और इसके साथ आपका ये वाला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हो गए खत्म। अब हम पढ़ते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अटपटा सा चैप्टर है, बच्चे के सर के ऊपर से फ्लाइट जाती है, कहाँ लैंड करती है कुछ नहीं मालूम, नहीं समझ आता है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो करूंगी समझाने की, बाकी मतलब गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ मैं, बस कोशिश कर सकती हूँ पूरी। चलो शुरू करते हैं। अब पहला ही सवाल है, हर साल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, जगह जगह पूछते हैं। सवाल क्या है कि क्या मेजर्स लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, फ्रांस आज़ाद हो गया, आज़ादी तुमने ले ली थी, पढ़ के आए थे तुम 9th में, अब बच्चों आज़ादी ले ली, ठीक है, अब हमें सब लोग आज़ाद हो गए, हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया, अब हमारी एकजुटता, हम सब एक साथ हैं, हम सब एक लोग हैं, वो फीलिंग को बिल्ड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ये बिल्ड करने के लिए क्या किया था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, फ्रेंच लोगों के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, हम सब तो एक हैं, ये करने के लिए क्या क्या चीजें करी थी, तो वो यहाँ पे पॉइंट्स है, याद रख लो। सबसे पहले ला पात्री एंड ले सीतियों, ला पात्री एंड ले सीतियों की, ये जो हमारा फ्रांस है ये क्या है, फादर लैंड है, जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, इन्होंने बोला कि जो ला पात्री, जो फादर लैंड है, जो ये फ्रांस है हमारे फादर लैंड है, और जो हमारे हम लोग हैं, हम सिटीजन्स क्या हैं, और हम लोग सिटीजन्स क्या हैं, इसके रखवाले हैं,
और हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करते थे एक यूनाइटेड कम्युनिटी की, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कि ये जो ला पात्री का आइडिया कि ये जो है ये फादरलैंड है, ला सितियोन, और हम इसके सिटीजन्स हैं और हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल राइट्स, वी शुड हैव इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबको बराबरी मिलनी चाहिए, बराबर के कानून, बराबर की राइट सबको मिलने चाहिए। न्यू फ्रेंच फ्लैग बना दिया, पहला वाला हटा दिया, बोला टाटा बाय बाय निकलो, नया फ्लैग बना दिया, पुराने रॉयल फ्लैग को हटा दिया जो मोनार्क का था, ठीक है। एक नया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जिसमें यूनिफॉर्म लॉज बनाए, हर किसी के लिए यूनिफॉर्म लॉज, एक तरीके के नियम कानून बनाए गए, तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज। न्यू हिम्स वर कंपोज, नए नए गाने बनाए गए, ओथ ली गई, जो जितने भी इनके पुराने जो मार्टियर्स थे, जितने भी लोगों ने फाइट किया था, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको याद किया गया नेशन के नाम पे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया था, याद रखना, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज को एबॉलिश कर दिया। तो जनरल स्टेट असेंबली, पहले क्या थी, स्टेट्स जनरल थी, उसने वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ सिटीजन्स, उसमें बहुत सारे सिटीजन्स को इलेक्ट किया गया, एक पार्लियामेंट बना दी, बेसिकली उसको बोल दिया नेशनल असेंबली। रीजनल डायलेक्ट, सब पहले ना फ्रांस बोला करते थे बेटा, अब अलग अलग तरीके से बोलते थे, किसी का कैसा टोन था, किसी का कैसा डायलेक्ट था, तो बोला कि अब आप क्या करो, फ्रेंच को ही बोलो सारे के सारे, कॉमन लैंग्वेज, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दी गई थी, है ना। अब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, पहले क्या था, हर जगह अलग अलग सिस्टम था। मान लो मैं अभी एक कंट्री में रहती हूँ जिसका नाम है नोबिता, एक जगह पे रहती हूँ नोबिता, अब नोबिता जगह में तो मुझे 1 रुपए का एक सेब मिलता है, जैसे ही मैं शिजुका वाले जगह पे पहुंची तो मुझे 1 रुपए में, तो 1 रुपए में कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहाँ कुछ और बोल रहे हैं, तो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, वो सेम कर दिया। लापात्री लासीतियों सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेम राइट, पुराना फ्लैग उठाया हटाया, नया फ्लैग लेकर के आए, नया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या किया बेटा, बनाया, यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए बनाए, नए गाने बनाए गए, फ्रीडम फाइटर्स को याद किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया, स्टेट्स जनरल को था उसमें नए सिटीजन चुने गए, उसका नाम रख दिया स्टेट नेशनल असेंबली, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज और फ्रेंच को क्या बना दिया, एक कॉमन लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। ये पॉइंटर्स याद रख लेना, बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे आ रहा है ये, ठीक है। क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, नेपोलियनिक कोड 1804, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आसान करने के लिए, नेपोलियन ने आके फिर से मोनार्की ले आया था ना, गद्दी वद्दी पे बैठ गया था, खुद से शान पट्टी कर रहा था, है ना। तो क्या फीचर्स है बच्चों इसके बता देती हूँ। तो याद रखना, जब नेपोलियन आया फ्रांस में, उसने जब नेपोलियन पे कब्जा किया, उसने सारे प्रिविलेजेस जो बर्थ के बेसिस पे मिलते थे उसको हटा दिया और इक्वालिटी ले आया कि सब बराबर हैं। तो पहले कुछ प्रिविलेजेस हुआ करते थे बेटा, जिसे हम आज की डेट में बॉलीवुड में नेपोटिज्म बोलते हैं ना बेटा, उस समय पे इसको हम बोलते थे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, कि राजा का बेटा है तो उसको कुछ पावर्स है, चर्च के लोगों को स्पेशल, क्लर्जी लोगों को स्पेशल पावर थी, तो बोला भैया कोई पावर वावर नहीं है, सब बराबर है, रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी, बोला सब बराबर है, सबको राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले नहीं थी, कुछ ही लोग खरीद सकते थे पैसा, जो अपर क्लास के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उन लोगों को ही जमीन लेने का अधिकार था। बोला पैसा है, लो जमीन खरीदो जाओ, तो राइट टू प्रॉपर्टी सबको मिल गई। फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया था। फ्यूडल सिस्टम क्या है, इतना डीप में मत जाओ, पढ़ना है, वीडियो में मैंने बताया। फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, जितने भी पीजेंट्स थे, एक तरीके से मजदूरी समझ लो यार, कि गरीब किसानों के ऊपर जोर जबरदस्ती करके काम कराना, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, सारे पीजेंट्स को फ्री कर दिया। सर्वडम और मेनोरियल ड्यूज, पैसे होते थे दिया करते थे, सर्वडम और मेनोरियल ड्यूज से मुक्त कर दिया। सारे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए टाउन में। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर दिया था। यूनिफॉर्म लॉ एस्टेब्लिश कर दिया, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम ले आया, कॉमन नेशनल करेंसी बना दी इसने, जिससे मूवमेंट और एक्सचेंज बहुत आसान हो गया। सारे प्रिविलेजेस हटाए, राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे दी, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम ले आया, फ्यूडल सिस्टम हटाया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज से, ठीक है। सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज, MS धोनी से याद रख लेना, MS धोनी। तो मेनोरियल ड्यूज एंड सर्वडम से फ्री कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्मूथ हो गया।
अब देखते हैं जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ। ये 3 यूनिफिकेशन है, जर्मनी यूनिफिकेशन, इटली और ब्रिटेन। तीनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ मैं बताऊंगी, तुम ध्यान से कान खोल के बेटा सुन लेना, किसी ना किसी सेट में कोई ना कोई सवाल आ सकता है, पूरा का पूरा चांस है। देखो तो जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ। तो देखो पहले के ज़माने में कोई जर्मनी नाम की जगह नहीं थी मेरे बच्चे, लेकिन जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। ऐसी ही एक जगह थी प्रशिया, यहाँ का राजा था बहुत पावरफुल, है ना। अब इसके पहले का एक इंसिडेंट हुआ था, मे रेवोल्यूशन। ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चले गए थे, 831 लोग इलेक्ट करके, सिटीजन लेकर के, कि चलो भैया चलो अब तो हम कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। राजा को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ लो चुपचाप से, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ले लो। अब राजा को खुद बताओ यार, तुम बोलोगे कि भाई एक काम करते, तुम कोई गेम खेल रहे हो, तुम्हारे पास पूरी पावर है, कोई आके बोले कि भाई अब तू एक काम कर, इस नियम के हिसाब से खेल, अब तुम अपने हिसाब से नहीं खेल सकते। तो राजा ने बहुत अच्छे से खातिरदारी करके इन्हें भगाया था वहां से। तो उस समय यूनिफिकेशन हो नहीं पाया, कोशिश करी थी इन्होंने पहले, वो एक केस है पूरा, मे रेवोल्यूशन। मेरे को पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताओगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आ जाए तो बता देती हूँ। कैसे यूनिफाई हुआ, प्रशिया ने लीडरशिप ली। जो प्रशिया का राजा था उसने बोला मैं करूंगा जर्मनी यूनिफिकेशन। तो प्रशिया ने क्या किया, लीडरशिप ली और इस मूवमेंट को यूनिफाई किया, यानी पूरे जर्मनी बनाने का काम इसने किया। जर्मन स्पीकिंग एरियाज को पकड़ के सारा काम किया। तो प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप, प्रशिया ने स्टार्ट किया था। तो जो प्रशिया, अब राजा तो खुद करेगा नहीं, राजा ने ये जिम्मेदारी सौंप दी चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, याद रखना बहुत अच्छा नाम है, ये आता है। तो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ने, ऑटो वन बिस्मार्क ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने बोला कि ये वो यूनिफिकेशन का गोल, जर्मनी यूनिफाई करने का काम, जिम्मेदारी इसने अपने कंधे पे ली प्रशियन आर्मी की मदद से। 3 वॉर इसने 7 सालों में लड़े थे, फ्रांस, डेनमार्क एंड ऑस्ट्रिया, 3 मेजर कंट्रीज से। कैसे भी याद कर लो, एफडीए याद कर लो, एडीएफ जैसा याद होता है, फैड जैसा भी याद होता है, याद कर लेना। 3 वॉर इसने लड़े थे, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, ठीक है। और बाद में ये प्रशियन जो थी, ये प्रशिया जीत गया था और इन्होंने पूरे यूनिफिकेशन को प्रोसेस को कंप्लीट किया। 3 जगह वॉर लड़ी, ठीक है। जनवरी 1871 में विक्टर वन, द किंग ऑफ प्रशिया जो था, उसको जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया था वर्सेलीज में। और इसी के साथ न्यू जर्मनी जो था वो इन्फ्लुएंस्ड था प्रशिया से। क्यों मेरे बच्चे, राजा प्रशिया का काम प्रशिया ने किया, तो सारा का सारा जो नया जर्मनी बना उसमें आइडियाज वगैरह सारे मोस्टली प्रशिया के इन्फ्लुएंस्ड थे। और बहुत सारे चेंजेस जो थे वो करे गए, बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव हुआ, नए नए कानून लाए गए। तो पूछ लिया जाए जर्मनी यूनिफिकेशन बताओ, तो क्या बता सकते हैं, बिल्कुल प्रशिया ने लीडरशिप ली थी। चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क क्या बना था, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जर्मनी यूनिफिकेशन की। 3 वॉर्स लड़े थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क ही था ना, हाँ, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क ने के साथ 7 सालों में 3 वॉर्स करे। फाइनली प्रशिया जीत गया। तुम्हारा ये जो 1871 में विलियम वन किंग ऑफ पर्शिया को डिक्लेयर कर दिया गया था जर्मन एम्परर वर्सेलीज में। और नया जो जर्मनी था वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड था किससे, प्रशिया से, पहला चेंज। नेक्स्ट देखते बेटा आपको। अब बच्चों आ जाओ रोल ऑफ गसिप मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गसिप मजीनी का क्या रोल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। सवाल कैसा भी आए, इटली कैसे यूनिफाई हुआ, गसिप मजीनी का क्या रोल था, कावर का क्या रोल था, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली से मतलब है, हम बस यूनिफिकेशन ऑफ इटली को देखेंगे, आगे पीछे गया सब कुछ तेल लेने, हमें मतलब है भैया यूनिफिकेशन ऑफ इटली से। जहां तुम्हें दिख गया बस लग जाना कि हमें तो भैया संबंध बनाना है, कुछ भी करके इटली यूनिफाई करना है। आगे कावर है क्या है कुछ नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भैया अपनी बात से बात रखेंगे, है ना। अब पहले क्या था बेटा, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इटली। 4 पार्ट में हम इसका जवाब देंगे, कोई भी कैसा भी सवाल है बेटा यही 4 पॉइंट्स लिखना है। पहला है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन कि इटली था कैसा। तो पहले मेरे बच्चे इटली की ना बहुत लंबा इतिहास था, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, बटा हुआ था 7 अलग अलग टुकड़ों में। ऐसे लगा लो कि एक कमरे हैं और मैंने 7 अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह फेंके हुए हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, 7 पार्ट। और उसमें से केवल एक ही जगह थी सार्डिनिया पाइडमोंट, जहां पर इटालियन प्रिंस रूल करता था, इटली भाषा बोलने वाला प्रिंस था। उसके अलावा जो बाकी जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास था, सेंटर वाला जो हिस्सा था वो पोप के कंट्रोल में था, है ना।
और जो सदर्न पार्ट था वो हमारे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। ठीक है, तो सारे जगह अलग अलग राजाओं ने कब्जा किया हुआ था। ठीक है, केवल सार्डिनिया पाइडमाउंट पे कौन था? इटालियन स्पीकिंग राजा। तो इसी यही जो है ये इटली को यूनिफाई करता है। अब रोल ऑफ गसिप मजीनी। गसिप मजीनी कौन था? एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने यंग इटली एसोसिएशन बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी। 2 बार इन्होंने कोशिश करी थी इटली को पहले यूनिफाई करने के लिए, बट ये बेचारे कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 2 बार कोशिश करी थी यूनिफाई करने की, बट नहीं कर पाए। इसीलिए इस बार जो एलीट पावर यानी जो राजा थे इटली का, उन्होंने बोला मैं यूनिफाई करूंगा अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्या होता है रोल ऑफ कावर? जैसे वहां पे कौन बनता है हमारा, क्या नाम था उन भाई साहब का, ऑटो वन बिस्मार्क। यहां पे ये रोल चीफ कौन प्ले करता है यूनिफाई कराने का? कावर। ठीक है, रोल ऑफ केवर। तो जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली था वाज अ रिजल्ट ऑफ मेनी वॉर्स, बहुत सारे वॉर्स लड़े गए, तो राजा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी चीफ मिनिस्टर कावर को। अब ये जो कावर था, केवर जो भी नाम था बच्चों, जो चीफ मिनिस्टर कावर थे ना, इन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनाए। पहले ये फ्रांस के पास गए और बोला कि फ्रांस के साथ कि भाई अच्छे, ये काफ़ी अच्छी फ्रेंच बोला करते थे, बहुत डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई फ्रांस के साथ। और क्या कर लिया? सार्डिनिया पाइडमोंट को ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी ना, जो कहाँ थी ऑस्ट्रियन फोर्सेस? नॉर्थ में, वो वहां से कब्जे से छुड़ा लिया। फ्रांस के साथ अलायंस बना करके सार्डिनिया पाइडमोंट जीत गया और ऑस्ट्रियन एम्पायर्स जो लोग थे वहां से अपना इटली छुड़ा लिया, थोड़ा सा पोर्शन है ना। अब उसके बाद रोल ऑफ गारबल्डी। अब ये गारबल्डी के पास गए। गारबल्डी जो थे वो क्या थे? इनकी एक आर्मी थी, रेड शर्ट आर्मी, 30,000 की साथ थे बेटा इनके पास। इनके पास गए, इनके साथ इन्होंने अलायंस बनाया और क्या छुड़वाया? यूनिफिकेशन मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए बोला। और इन्होंने साउथ इटली एंड किंग्स ऑफ 2 सिसिलीज जो था वो छुड़वा लिया। ठीक है, और वहां से स्पेनिश रूलर्स थे ना, जो वो मैंने बताया था बर्बन स्पेनिश रूलर्स, उनको वहां से बाहर फेंक दिया। और सारे लोगों ने विक्टर इमानुअल जो थे 1861 में, इनको इटली का राजा, अभी इटली यूनिफाई हो गया, एक टुकड़ा यहाँ से लाए क्या। सेंटर का क्या हुआ दीदी? पोप वाला एरिया, वो बच्चों खुद ही चले गए थे, आपके बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कैसे यूनिफाई हुआ इटली? पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। नॉर्थ हिस्सा हमारे ऑस्ट्रियन एम्पायर के पास था, बीच वाला पोप के पास था, सदर्न पार्ट हमारा ये इनके पास था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ऐसे याद रखो, सदर्न रीजन स्पेन, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। गसिप मजीनी ने 2 बार ऑलरेडी कोशिश करी थी, यंग इटली एसोसिएशन बनाई थी, रेवोल्यूशनरी थे ये, बेचारे कर नहीं पाए थे, तो इसीलिए एलीट पावर ने ही डिसाइड किया यूनिफाई करने के लिए। सार्डिनिया पीडमोंट जो था उसी के राजा ने डिसाइड किया, क्योंकि वही एक इटालियन स्पीकिंग था। तो क्या किया? इटली यूनिफाई किया। कावर जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। पहला अलायंस उन्होंने बनाया फ्रांस के साथ बड़े स्ट्रेटेजिकली, और अपना एक पोर्शन छुड़वा लिया। किसको डिफीट किया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, और अपना सार्डिनिया पीडमोंट क्या होता है? जीत जाता है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा देता है, एक टुकड़ा फ्री कर लिया, है ना। अब बात करते हैं गारबल्डी के साथ दोबारा अलायंस बनाता है कावर। उसकी एक रेड शर्ट आर्मी थी, 30,000 पीजेंट्स थे। वहां से अटैक किस पे कर देता है? साउथ इटली पे और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, और वहां से स्पेनिश रूल, सदर्न में स्पेनिश रूलर्स थे, उन्हें भी बाहर फेंक दिया। और ऐसे ही करके इटली यूनिफाई किया। विक्टर इमानुअल 2 को राजा बना दिया 1861 में। भाई साहब राजा बन गया, बहुत अच्छी बात है, सिफारिश लगवाने के काम आ जाएंगे हमारे। ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ? तो पहली बात तो बेटा कोई एक नेशन स्टेट था ही नहीं ये। इसमें तो बस लोगों को भाषा के लिए जानते थे, इंग्लिश बोलने वाले लोग, वेल्श बोलने वाले लोग, स्कॉट बोलने वाले लोग, आयरिश भाषा या हरीश भाषा बोलने वाले लोग थे। तो पहले ना ब्रिटेन कोई नेशन स्टेट था ही नहीं, वो तो बस एक जगह थी जहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। अब धीरे धीरे करके जो इंग्लिश नेशन था, यानी जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्क से सारी पावर खींच ली थी। अब क्यों हुआ? एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें इन्होंने मोनार्क से पावर अपने हाथ में कर ली, तो इंग्लिश पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग हो गई।
अब जैसे ही ये स्ट्रांग हुई, ये क्या करते हैं 1707 में इन्होंने डिसाइड किया यार हम अपने आसपास के भाषा बोलने वाले लोगों को कब्जाते हैं ना। तो 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड। कैसे बना बेटा, ये जो इंग्लिश वाले लोग हैं ये किसके पास गए, किसके पास गए, ये स्कॉटलैंड के पास। बोला कि भाई देखो ऐसा है, एक्ट ऑफ यूनियन, दोनों लोगों ने साइन किया कि हमारे साथ जुड़ जाओ, स्कॉटलैंड को हम अपनी पार्लियामेंट में पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे, तुम्हारे लोग आकर के हमारे पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, भाषा भी बोलने को मिलेगी, अपने जो कपड़े पहनावे करने हैं वो करो। तो ऐसा इनके साथ झूठा वादा किया 1707 में। क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म कैसे हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन बनाया, दोनों ने आपस में हाथ जोड़ लिए, स्कॉटलैंड को बेचारे को घसीट लिया। अब वहां पे जो इंग्लैंड था वो पूरा का पूरा डोमिनेट किया, स्कॉटलैंड और आयरलैंड हर एक जगह में स्कॉटलैंड पूरा पूरा डोमिनेट, इंग्लैंड पूरा डोमिनेट करता था, कोई भाषा बोलने नहीं देते थे, अपने कपड़े भी इन्हें पहनने नहीं दिए। बाद में 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। बहुत सारे वॉर्स भी हुए थे, जैसे एक था वॉल्फ करके एक पर्सन थे, उन्होंने भी वॉर किया था, बट फिर भी इनको जबरदस्ती फोर्सिबली खींच लिया था। खींचा कैसे था आपके बुक में नहीं दिया है वैसे, बट आपको लिख के आने की जरूरत नहीं एग्जाम में। ऐसा था, देखो आयरलैंड का सिचुएशन क्या था, इधर कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स हैं। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो माइनॉरिटीज में थे, कम लोग थे, माइनॉरिटी में थे। इंग्लिश वाले बड़े खराब लोग थे, इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को बोला भाई तुम तो कम हो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम क्या करो इनके साथ लड़ाई करो, फाइट करो। अब इन लोगों को सपोर्ट मिलने लगा तो ये दोनों आपस में लड़ने लग गए, इनके बीच में भिड़त होने लग गई। तो कैथोलिक में जो कैथोलिक के कुछ लोग थे जैसे वॉल्फटोन, इन्होंने वॉर किया इस चीज के अगेंस्ट कि ये गलत है, बट फिर वो बेचारे क्या हो गए, वही है ना कि फूट डलवा दिया तो कब्जा लिया। जब भी दो जगह लड़ाई होती है, भिड़त होती है, तो नींव कमजोर पड़ जाती है, उसी चीज का वो करके फोर्सिबली अपने अंडर ले लिया और ब्रिटिश नेशन बना गया, जिसमें नया ब्रिटिश फ्लैग लगाया गया, नेशनल एंथम आया और इंग्लिश लैंग्वेज बोली गई। आगे समझ में, कोई स्टेट नहीं था, ये अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। तो सबसे पहले ये स्कॉटलैंड को कब्जाते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इनका पागल बनाते हैं, इन्हें अपने पास रख लेते हैं। आयरिश लोगों को भी क्या करते हैं, आयरलैंड को कैसे कब्जाते, फोर्सिबली ले लेते हैं। बीच में लिख सकते हो आप प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का एक्सप्लेनेशन, और ऐसे आपका ये पूरा का पूरा जो ग्रेट ब्रिटेन है मेरे बच्चे वो यूनिफाई होता है। अब आपसे ना बाल्कन का कंडीशन पूछ लेता है कि जो बताओ बाल्कन जो था ना उसका क्या था, डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशन, क्या कंडीशन थी बाल्कन्स की, ठीक है, 1871 में यूरोप में। तो देखो बाल्कन का आप ऐसे समझो एक एरिया है, बाल्कन है ना, ये मेरे बच्चे एक एरिया है बाल्कन। इस पे राज था ऑटोमन एम्पायर का। किसका राज था, ऑटोमन एम्पायर का राज था। बाल्कन में अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो आज का रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, सर्बिया, ये सारे एरियाज पार्ट होते थे इस बाल्कन एम्पायर के। अब इसमें ना ग्रीस जो होगा, ग्रीक रेवोल्यूशन हुआ था, वो निकल लिया था, कॉन्स्टेंटिनोपल करके साइन हुआ था 1831 में, वो भी आप मुझे लिख करके बताओगे। तो बेटा ये तो आज़ाद हो लिया था, है ना। अब ये जो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, सर्बिया, ये सारे इलाके इस बाल्कन रीजन में आते थे। जो आज के ये जगहें बता रही हूँ वो समय बाल्कन का पार्ट होते थे। जब ये ऑटोमन एम्पायर से लड़ रहे थे, एक बड़ी फोर्सेस, यानी ऑटोमन एम्पायर से जैसे ही बेटा ये आज़ाद हो गए ऑटोमन एम्पायर से, तो इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपस में ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक जगह ए है, ये बी है, ये आपस में बड़ा लड़ते रहते थे, इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते थे। एक के साथ हम इसको कब्जा लेते हैं, इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। और बाहर के भी जो बड़े बड़े पावर्स थे, जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये लोग भी बाल्कन रीजन को देख रहे थे, उसको कब्जा करना चाहते थे। मतलब इंपीरियलिज्म की फीलिंग आ गई थी। इस समय तक हर कोई बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को खाना चाहती थी, कि ये देखो इतने समय तक ये लोग आजादी के लिए लड़ते रहे और खुद अब दूसरे को गुलाम बनाने के लिए फिर रहे हैं, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, बड़ी बड़ी पावर्स का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ पे दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एक तो इंटरनल आपसी मतभेद,
और दूसरा एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो ये लोग लेके आ रहे हैं कि इनमें से हर कोई फिराक में था कि कैसे जा करके इन पे कब्जा कर ले, इसीलिए बाल्कन जो एक हॉटस्पॉट इलाका था बहुत एक्सप्लोसिव था और यही कहीं ना कहीं रीजन भी बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको जो बेसिक आइडिएशन है इसीलिए बता रही हूँ बहुत इजी भाषा में मेरे बच्चे, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में तुम कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस जो इनकी अंदर की थी, जेलेसी आउट ऑफ जेलेसी, और बाहर से ये पावर कब्जा करना चाहते थे, और ये था आपका बाल्कन रीजन जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, है ना। चलो, ट्रीटी ऑफ वियना, एक सवाल आता है, बताओ ट्रीटी ऑफ वियना क्या था। नेपोलियन ने राज किया 1804, बात बताई थी, फिर ये हार गया था नेपोलियन। 4 पावर्स ने इसको हराया था, 4 लोगों ने मिलके वाटरलू में हटा दिया था किसको, हमारे नेपोलियन भाई साहब की राजगद्दी छीन ली गई थी बच्चों 1815 में। BARP करके कई इसके निमोनिक्स बनाते हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया। ये 4 पावर्स ने मिलकर के, 4 राजाओं ने मिलकर के नेपोलियन को टाटा बाय बाय बोल दिया था कि चलो भाई साहब नेपोलियन, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, कभी मिलेंगे जब सफर होगा। तो नेपोलियन भाई साहब को हटा दिया, डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ वाटरलू में। अब क्या होगा, कंजर्वेटिव थे, मुनार्की हटाने को फिर रहे थे नेपोलियन भाई साहब। अब होती है ट्रीटी ऑफ वियना। ऐसे समझो कि फ्रांस था, नेपोलियन का कब्जा था, ठीक है। अब नेपोलियन भाई साहब बाहर हो गए, 4 राजा हैं, फ्रांस है, उनके पास थोड़े और इलाके हैं जो नेपोलियन के कंट्रोल में थे। अब वही है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो अब क्या है, बाहर हो गए नेपोलियन। अब ये चारों राजा बैठते हैं एक पिज्जा का स्लाइस लेके कि बताओ बताओ किसके हिस्से में क्या आएगा। ये है ट्रीटी ऑफ वियना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, क्या क्या हुआ इसमें, इस वियना में क्या हुआ, ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रियन वाइस चांसलर था, इसने ये पूरी वियना होस्ट की थी, ये आप मुझे लिख सकते हो। हुआ क्या था, बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर कर दी। क्या क्या चीजें करी, बर्बन डायनेस्टी, समझ रहे हो ना, वो मोनार्क जो हटाए थे, भगाए थे राजा लोग नेपोलियन ने, इन्होंने अपना भाई बंधु यानी राजा 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 सारे के सारे, ये राजा ये राजा ये राजा ये राजा, इन्होंने बोला अरे भाई साहब बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करो फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस तो खाली हो गया ना मेरे बच्चे। तो बर्बन डायनेस्टी का एक राजा बैठा दिया था, लुई फिलिप। पहले लुई 16 था, वो तो मर गया था, तो लुई फिलिप उसके खानदान का कोई कजन या रिश्तेदार रहा होगा, उसको यहाँ पे बैठा दिया, बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रिस्टोर कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब फ्रांस ने ना, अब नेपोलियन ने जो जो जगह जीती थी, कब्जा किया था, तो फ्रांस के बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना चाहता था वो, तो जितनी जगहें उसने बाउंड्रीज में जीती थी वो सारी छूट गई। अब बर्बन डायनेस्टी को केवल फ्रांस दिया कि बेटा तेरे को केवल फ्रांस मिलेगा, जो आगे पीछे का हिस्सा है ये तो हम 4 राजा आपस में बांटेंगे। अब क्या हुआ कि फ्रांस ने अपनी सारी टेरिटरीज को लूज कर दिया, लॉस्ट टेरिटरीज जो उसने नेपोलियन के अंडर जीती थी, वो सारी टेरिटरीज जो एक्सपेंड हुआ था ना फ्रांस, उतना ही रह गया, बस एक टुकड़ा होने मिला, बाकी का जो एक्सपेंडेड फ्रांस था वो अब इसके पास नहीं है। तो सारी टेरिटरीज खो दी उसने जो नेपोलियन ने लड़ाइयां करके जीती थी। अब ये जो स्टेट्स थे वो सेटअप कर दिए, बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो फ्रांस की बाउंड्रीज पे सेटअप कर दिए कि आने वाले समय में फ्रांस में कोई भी लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। क्या क्या सेटअप करे मैं बताती हूँ। सबसे पहले किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम भी था, इसको इन्होंने नॉर्थ में यानी फ्रांस के नॉर्थ में ये बैठा दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये फ्रांस है, इसके नॉर्थ में इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बेल्जियम के साथ एक स्टेट यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। जिनोवा जो था वो साउथ में ऐड कर दिया गया, जिनोवा वाज एडेड टू द पीडमाउंट इन साउथ। फिर प्रशिया को क्या दिया इन्होंने, प्रशिया को इन्होंने वेस्टर्न फ्रंटियर्स की जगह दे दी, वेस्टर्न फ्रंटियर्स में टेरिटरीज दे दी प्रशिया को, राजा को मिल रहा है ना, तो प्रशिया को क्या दिया, वेस्टर्न फ्रंटियर्स की टेरिटरीज दे दी। ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली का सारा कंट्रोल ऑस्ट्रिया के हाथ में चले गया। रशिया को पोलैंड मिल गया, प्रशिया को सैक्सनी का कुछ पोर्शन मिल गया ईस्ट में। और ऐसे ही जर्मन कन्फेडरेशन जो था 39 स्टेट्स का जो नेपोलियन ने बनाया था, ये उन्होंने चेंज नहीं किया, बाकी सारी चीजें हटा दी। नेपोलियन हट गया, बर्बन डायनेस्टी के राजा को वापस ले आए, फ्रांस ने जितनी टेरिटरीज जीती थी वो सब हार चुका था, नए नए स्टेट्स सेटअप कर दिए, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को सेटअप कर दिया बेल्जियम के साथ नॉर्थ में, पीडमाउंट में, साउथ में जिनोवा ऐड किया, प्रशिया को सारा का सारा वेस्टर्न फ्रंटियर पे जगहें दे दी, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया था, रशिया के पास पोलैंड चले गया है ना, और प्रशिया को पोर्शन ऑफ सैक्सनी दे दिया था ईस्ट में। और एक चीज चेंज नहीं की थी,
कॉन्फेडरेशन, ये था आपका, आ जाता है कभी कभी कि बताओ क्या था, जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स, मतलब उसने एक तरीके से लूज पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था। ठीक है, ये याद रख लेना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बच्चों बता भी देना। अब आपके इसके साथ स्टार्ट होता है नया चैप्टर, जो आपका तीसरा चैप्टर है। ये मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, इसके एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, बट मेजरली आपके छोटे बहुत सवाल आते हैं। खाना कैसे ट्रैवल हुआ, सिल्क रूट क्या था। तो खाना कैसे ट्रैवल हुआ आपको काम करना है। सिल्क रूट क्या था भाई, एक गुड एग्जाम्पल था, तो याद रखना कि सिल्क रूट क्या था बेटा, चाइनीज सिल्क जो बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, उसके पीछे इसका नाम सिल्क रूट रखा। बट क्या इससे केवल सिल्क रूट जाता था? नहीं मेरे बच्चे, बहुत सारे स्पाइसेस, चीजें और भी चीजें जाया करती थी, बट क्योंकि सबसे ज्यादा सिल्क जाता था इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट रख दिया। किस किस चीज को कनेक्ट करता था? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका को ये कनेक्ट किया करता था सिल्क रूट। क्रिश्चियन एरा से पहले, क्रिश्चियन एरा के पहले 15th सेंचुरी तक, एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिश्चियन एरा टिल 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा तक ये हमारा सिल्क रूट एग्जिस्ट करता था। अब सिल्क रूट से क्या क्या चीजें ट्रैवल होती थी? बहुत सारा सामान, ऑल मेनी गुड्स जो थे, बहुत सारा सामान जो था वो इस रूट से ट्रैवल किया करता था, जैसे कि चाइनीज पॉटरी, इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशियन टेक्सटाइल, स्पाइसेस ट्रैवल करते थे एशियन मार्केट से, एशिया के मार्केट से। कहाँ जा रहे हैं सामान? यूरोपियन मार्केट में। यूरोपियन जो है, यूरोप कंट्रीज बदले में क्या भेज रही हैं? प्रेशियस मेटल भेज रही हैं। यूरोप बदले में प्रेशियस मेटल्स भेजा करता था, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एशिया में। एशिया क्या भेज रहा है? स्पाइसेस भेज रहा है, टेक्सटाइल भेज रहा है, पॉटरी भेज रहा है, ठीक है, चाइनीज पॉटरी। और बदले में यूरोप हमें क्या भेज रहा है? मेटल्स भेज रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर। और चाइनीज जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मुस्लिम प्रीचर्स थे, बुद्धिस्ट मंक्स थे, ये भी ट्रैवल करते थे इन सिल्क रूट्स के थ्रू नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, ये बातें याद रखना, सिल्क रूट के थ्रू क्या क्या चीजें जाया करती थी। इसके अलावा आपको मैं यही रिकमेंड करूंगी, ये चैप्टर मैंने हार्डली 15 मिनट में पूरा पढ़ाया है, आप इसको पूरा एक बार फट से पढ़ के चले जाना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने बेटा आपको बता दिया। आगे देखते हैं, प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर से भी मैं आपको यही बोलूंगी। ये चैप्टर से वैसे तो जो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं मैंने लिख दिए, बट एक बार जब आप पढ़ें तो प्लीज आप मेरा वीडियो जरूर से देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहला पूछा है कि अकॉर्डियन बुक क्या होती थी, कोई दो फीचर्स आप बताओ हैंड प्रिंटिंग चाइना में। अकॉर्डियन बुक्स क्या थी मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। अकॉर्डियन बुक ने एक ट्रेडिशनल तरीके की किताब होती थी चाइना में, फोल्ड, इट वॉज फोल्डेड, उसको फोल्ड करते थे और स्टिच करते थे एक साइड से। अब मेरे पास अभी कुछ ऐसा पड़ा नहीं है, बट मैं कैसे बताऊं तुम्हें, फोल्ड करके स्टिच करते थे एक साइड से। फॉर एग्जांपल ये है, तो एक तरफ ऐसे फोल्ड किया जिगजैग पैटर्न में, और एक तरफ से बेटा उसको स्टिच किया करते थे, एक तरफ कुछ नहीं लिखते थे। ठीक है, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल बुक, चाइना की एक ट्रेडिशनल किताब थी जिसको फोल्ड करते थे और स्टिच करते थे एक तरफ में, एक साइड से, और ये हैंड प्रिंट किया करती थी। हैंड से प्रिंट करते थे ना तो पीछे छप जाती थी, इसलिए एक ही तरफ प्रिंट होती थी। ये हो गया अकॉर्डियन बुक। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे पढ़ के आएगा फीचर क्या थे अकॉर्डियन बुक के। बेटा वो अकॉर्डियन बुक के नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हैंड प्रिंटिंग के क्या थे। क्या थे हैंड प्रिंटिंग के फीचर? सबसे पहले चाइना की जो किताबें थी वो हाथ से प्रिंट होती थी। कैसे? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू, बाय रबिंग वुड ब्लॉक अगेंस्ट द पेपर। पेपर में वुड ब्लॉक करके प्रिंट किया जाता था, प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। वुड ब्लॉक्स के थ्रू प्रिंट किया जाता था, इसको हैंड प्रिंटिंग बोलते थे। वुड ब्लॉक इंक सिस्टम लेते थे, वो मेहंदी लगाते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा लकड़ियां होती हैं, उसे ऐसे करते तो हाथ में मेहंदी छप जाती, वैसे लोग पेपर पे उस ब्लॉक्स को यूज करके प्रिंट करते थे। दूसरा, बहुत ज्यादा स्किल्ड क्राफ्टमैन लगा करते थे बेटा इन सब चीजों को डुप्लीकेट करने के लिए, बिल्कुल रिमार्केबल एक्यूरेसी में। ठीक है, जिसको कैलीग्राफी भी कहते हैं। दो फीचर्स आपको बता दिए, अकॉर्डियन बुक क्या थी और क्या फीचर्स थे। आगे देखते हैं, चाइना में प्रिंट कैसे आया। बहुत सिंपल सी बात है भाई, चाइना में प्रिंट कैसे आया। पहले, सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग होती थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, पेपर के अगेंस्ट रब करके प्रिंट करा जाता था। पहले पेपर चाइना में जो इंपीरियल स्टेट था, यानी जो राजा लोग थे, ये मेजर प्रोड्यूसर थे, ये प्रिंटेड मटेरियल बनाया करते थे। क्यों बनाते थे बच्चों? अरे इनका एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जैसे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, इनका भी था। ये क्या करते थे उस सिस्टम के थ्रू, अपने पर्सनल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स लेते थे और लोगों को रिक्रूट करते थे, नौकरी पे रखते थे। तो इसीलिए बहुत सारी टेक्स्ट बुक प्रिंट करी जाती थी चाइना में, है ना। तो यही एक रीजन था प्रिंट इन चाइना की। 594 AD के समय में ये हो रहा था। इंपीरियल स्टेट जो थे ये लोग एग्जाम्स करवाते थे और उस एग्जाम्स में इन लोगों को
प्रिंट की ज़रूरत पड़ती थी। बाद में 17वें सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, प्रिंट एक्सपैंड होने लग गया, अर्बनाइजेशन होने लग गया, लोग बेटा अब किताबें और शौक से पढ़ रहे हैं, लेजर हो गया उनके लिए, लेजर एक्टिविटी। आज सोशल मीडिया जैसे खाली समय में चलाते हैं, ये लेजर के लिए यूज़ करते थे। खाली समय में किताबें पढ़ने का शौक आ गया लोगों में, नए नए तरीके के रीडर्स आए। कुछ कहते थे हम तो फिक्शनल नैरेटिव पढ़ना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम तो नई नई किताबें पढ़ेंगे, पोएट्री पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे, प्ले पढ़ेंगे। और जो अमीर महिलाएं थी उन्होंने भी बेटा पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 17वीं सेंचुरी तक अर्बनाइजेशन आया, लोगों ने ज्यादा पढ़ना शुरू किया, रीडिंग एज ए लेजर एक्टिविटी प्रमोट होने लगी। उसके बाद 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स आ गई थी, मैकेनिकल प्रेस, पता चलेगा कहां से आई, गुटनबर्ग वगैरह ने प्रिंट बना लिया था ना। नई नई टेक्निक्स आने लग गई, मैकेनिकल प्रेस बनने लग गए, चाइना में आए। और उसके बाद जो शंघाई था, जिसको आज का उसको हब बन गया न्यू प्रिंट कल्चर का, बहुत सारी किताबें बनने लग गई है ना। और ग्रेजुअल शिफ्ट हो गया हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग। यानी लेट 19th सेंचुरी तक ये बात रखना कि शंघाई मेन हब था, चाइना में नई तरीके की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई। और अब बेटा बहुत शिफ्ट हो गया था, पहले हैंड प्रिंटिंग थी और अब कैसी प्रिंटिंग हो रही है, मैकेनिकल प्रिंटिंग। 594 एडी में किताबें कैसी बन रही, इंपीरियल लेजिस्लेटिव। 17 तक इंटरेस्ट आने लगे, लेजर एक्टिविटी बन गई। लेट 19th सेंचुरी तक नई नई मशीन्स आ गई और शंघाई जो था मेन हब बन गया। जापान कैसे गया भैया प्रिंट, चाइना के मिशनरीज लेकर के गए, बुद्धिस्ट मिशनरीज थे चाइना में, चलते चले गए। ये मेरे हाथ में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, चलती गई, अरे वाह जापान में पहुंच गई। तो सिर्फ मैं नहीं गई ना, साथ में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी ले गए ये लोग, और हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ले गई जापान में। और सबसे पहली जो ओल्डेस्ट जापान की किताब छपी थी डायमंड सूत्रा, 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से बन रहा है। तो ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो थी वो बुद्धिस्ट की डायमंड सूत्रा थी। सूत्र 868 एडी में बनी थी, 6 शीट्स थे इसमें, वुड कट इलिस्ट्रेशंस थे। तो ये सबसे पहली किताब वहाँ पे छपी गई थी। फिर जो पिक्चर्स थी वो टेक्सटाइल्स पे, गेमिंग कार्ड्स पे, जैसे कार्ड्स होते हैं ना गेम खेलने वाले कार्ड्स, धीरे धीरे करके वहां पर भी प्रिंटिंग होने लग गई है ना। फिर मेडिवल जापान तक जब थोड़ा और आगे समय आया तो पोएट्स और प्रोज ने भी अलग अलग तरीके से अपनी किताबों को लिखना और बेचना शुरू कर दिया। 18th सेंचुरी तक विजुअल मटेरियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और ऐसे समझ लेना कि धीरे धीरे करके जो एडो था, जिसको हम आज का टोक्यो बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, ये बेटा एरिया बहुत फेमस हो गया था। बाद में लाइब्रेरीज बना दी गई थी, क्योंकि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी ना बहुत महंगी होती थी मेरे बच्चे, तो इसलिए लाइब्रेरीज बना दी कि लोग आएंगे और पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना, कौन लेके गए, बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके गए थे चाइना के, अपनी हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। वहां पे डायमंड सूत्रा किताब बनी थी, 6 शीट्स थे, वुड कट इलस्ट्रेशंस, है ना। अब देखते हैं, एक सवाल आ जाता है कि भाई बताओ कैसे प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या किया, कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशंस की कंडीशन को क्रिएट किया, यानी लोगों में अवेयरनेस आई जिस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। कैसे, ये एक आर्ग्यूमेंट है, आपको जस्टिफाई करना है। तो बहुत से ऐसे हिस्टोरियंस थे जिनको लगता था कि प्रिंट कल्चर की वजह से ही, ये जो प्रिंट आया था ना, इसकी वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशंस की कंडीशंस बिल्ड हुई। तो 3 आर्ग्यूमेंट हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया था कि जैसे जैसे प्रिंट पॉपुलराइज हुआ, आइडियाज ऑफ एनलाइटेड थिंकर्स, जैसे जो लोग समझदार थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रिंट आया, समझदार लोगों ने किताबें लिखना शुरू किया, उनके आइडियाज लोगों तक पहुंचने लग गए। एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज सब तक पहुंचने लग गए। उनकी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने क्रिटिकल कमेंट्री प्रोवाइड करी। क्रिटिकल कमेंट्री मतलब एकदम कटाश को, एकदम सतर्क चीजें बताई उन्होंने, बिल्कुल क्रिटिकल चीजें, किस पर, ट्रेडिशन के ऊपर, सुपरस्टिशन के ऊपर, डेस्पोटिज्म यानी राजपाट जो था उसके ऊपर, सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन, हर एक चीज़ों के ऊपर वो जो हमारे लोग थे, एनलाइटेंड थिंकर थे, वो किताबें लिखा करते थे, अपने व्यू शेयर किया करते थे। पहला ये था। अब ये लोग लिखेंगे, व्यू शेयर करेंगे, इस वजह से क्या हुआ, प्रिंट ने एक नया कल्चर क्रिएट कर दिया। क्या कल्चर था, ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स। अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट वॉज फॉर्म्ड। नया कल्चर, कैसा डायलॉग डिबेट, इंसान किताब पढ़ रहा है, एनलाइटेंड थिंकर्स की बातों को पढ़ रहा है, उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, डायलॉग्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डायलॉग डिबेट आ रहे हैं। तो सारे वैल्यूज, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को री-इवैल्यूएट लोगों ने करना शुरू कर दिया, डिस्कस करने लग गए लोग। ठीक है, और बाद में
क्या हुआ, एक फ्लो ऑफ लिटरेचर ऐसा आया 1780s में, जब भाई लोगों ने कार्टून और कैरिकेचर्स बनाने लग गए थे उस समय के राजाओं को मॉक करने के लिए, कैरिकेचर्स दैट मॉक्ड और इंसल्टेड रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो ये 3 रीजंस दिए गए कि कैसे प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशंस की कंडीशंस को बिल्ड किया। सबसे पहला, सीधा सीधा सोचेंगे, एनलाइटेंड थिंकर्स आए जिन्होंने क्रिटिकल कमेंट्री लिखना शुरू किया, क्रिटिकल बातें लिखनी शुरू करी, किसके ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर, सुपरस्टिशंस के ऊपर और डेस्पोटिज्म के ऊपर। TDS याद रख लो इसको, TDS। अब जिसने कभी तनख्वाह करेगी तो मैं TDS कटता है, जैसे GST होता है TDS कंपोनेंट होता है, तो TDS ट्रेडिशन, डेस्पोटिज्म, सुपरस्टिशन के ऊपर एनलाइटेंड थिंकर्स ने लिखना शुरू किया। सेकंड में क्या हुआ, लोगों ने पढ़नी शुरू करी वो बातें। लोग अब क्या करते थे, कमेंट्री करते थे, एक डायलॉग एंड डिबेट स्टार्ट हो गया लोगों के बीच में। लोगों ने नॉर्म्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल करने शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड री इवेल्युएटिंग एवरीथिंग एंड स्टार्टेड डिस्कशंस, लोगों के बीच में डिस्कशन शुरू हो गए। आखिरी में क्या ही होना था, लिटरेचर आने लग गया, मस्त कैरिकेचर बनाते थे, 1 नंबर कैरिकेचर रोस्ट किया करते थे, मॉक करते थे इन रॉयल्टी लोगों को। ठीक है, चलो अब एक आता है तुम्हारे पास रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स की प्रिंट की वजह से क्या क्या रिलीजियस रिफॉर्म्स आए और कैसे कैसे पब्लिक डिबेट्स हुई। रिलीजियस रिफॉर्म्स मेरे बच्चे मतलब क्या है, रिलीजियस रिफॉर्म्स मतलब रिलीजन में क्या क्या रिफॉर्म्स आए। तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में जैसे ही प्रिंट आया, नए नए रिलीजन, न्यू रिलीजियस आइडियाज बाहर आए। अब पहले समय पे कुछ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज करी कि ये तो नहीं होना चाहिए। प्रिंट आ गया ना, तो नए रिलीजियस के ऊपर किताबें लिखने लग गए, लोग पढ़ने लग गए, तो लोगों ने बोला यार ये प्रैक्टिस तो गलत है, ये तो नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने बोला कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये नहीं होने चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, ऑर्थोडॉक्स लोग समझ लो। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जैसे कि विडो इमोल्टेशन होता है, मोनोथिसिज्म होता है, ब्राह्मिकल प्रीस्टहुड, आइडल्टरी, इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, सती प्रथा, कुछ ऐसी सिस्टम था उस समय पे चलता। तो लोगों ने न्यूज़पेपर में नए नए आइडियाज फैलाने शुरू कर दिए और लोग इससे डिबेट करने लग गए एग्जिस्टिंग सिस्टम पे। कौन सा एग्जिस्टिंग सिस्टम, विडो इमोल्टेशन, मोनोथिसिज्म, ब्राह्मिकल प्रीस्टहुड, आइडल्टरी, इन लोगों के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दिया। अब राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने संवाद कौमुदी लिख दी 1821 में। क्या लिखी, संवाद कौमुदी, ठीक है, 1821 में, जिन्होंने इन सारे आइडियाज को अपोज किया था कि ये सारी चीजें गलत है। साथ में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो मानते थे ये सारी चीजें तो भैया बिल्कुल ठीक है, इन्होंने समाचार चंद्रिका लिखा। क्यों लिखा, इस आइडियाज को अपोज करने के लिए कि ये जो बातें बोल रहे हैं ना राजा राम मोहन रॉय सही नहीं है। इनके आइडियाज को अपोज करने के लिए इन्होंने मेरे बच्चे ये आइडिया लिखने शुरू कर दिए। 12:30 हो गए बच्चों, है ना, ठीक है। अब ऐसे ही 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर, जामे जहां नामा और शमशूल अकबर, और गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार, ये सब भी पब्लिश होने लग गया, है ना। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगी। याद रखना रिलीजियस डिबेट्स कैसे आई, कुछ लोग थे राजा राम मोहन रॉय जैसे जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को क्या करते थे, अपोज करते थे, एग्जिस्टिंग रूल्स को, रिलीजियस रूल्स को, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के लोग अलग तरीके की बातें लिखते थे। तो इससे बीच में लोगों के बीच में डायलॉग्स एंड डिस्कशंस बिल्ड होने लग गया। उसके बाद ना एक और एग्जाम्पल था, अच्छा वो पेज कहाँ गया बच्चों, कहीं तो खो गया। एक मुस्लिम्स का भी इसमें केस है, वो तुम लिख लेना। मुस्लिम्स के भी फतवाज वगैरह जारी करने शुरू कर दिए। जो मुस्लिम लोग थे ना उनको बड़ा डर लगने लग गया कि यार अब तो प्रिंट आ गया है, कहीं हमारे रिलीजन के बारे में कोई खराब बातें ना लिख दी जाएं। तो उन्होंने फतवाज यानी सेट ऑफ रूल्स रिलीज करे लोगों के लिए कि वो उनको पढ़ें और उसे ओबे करें, उसको पढ़ें, उसके बारे में अवेयर हों। तो वो भी आप पढ़ लेना बच्चों। यहाँ पे आई थिंक पीपीटी में मिसिंग है, मैं डाल दूंगी, एक बार रीड कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। रोल ऑफ विमेन इन प्रिंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे विमेन ने प्रिंट में पार्टिसिपेट किया, ये 4 नाम बेटा रट के चले जाना। पहला नाम है राज सुंदरी, रश सुंदरी, मैं हमेशा राज सुंदरी बोलती हूँ, रश सुंदरी देवी। ईस्ट बंगाल में क्या किया, रश सुंदरी देवी जो थी एक यंग मैरिड गर्ल थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करती थी। उन्होंने ना अपने घर पे इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन सीक्रेटली बेटा पढ़ना सीखा था, ठीक है। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है अमर जीवन। 1 नंबर में ये सवाल आपको सेट में देखने मिल जाएगा, जिसने 1876 में पब्लिश किया गया था बंगाली लैंग्वेज में। तो रश सुंदरी देवी ईस्ट बंगाल में थी। शी लर्नड
टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन, और उसके बाद शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था अमर जीवन, बंगाली लैंग्वेज में। कैलाश बासिनी देवी बंगाली विमेन थी। कैलाश बासिनी देवी ने अपने विमेन के एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट किया था कि कैसे इन्हें इम्प्रिजन यानी कि बांध के रखा जाता है घरों में, इनको इग्नोरेंस में रखा जाता है और इनको हार्ड डोमेस्टिक वर्क करने के लिए फोर्स करते हैं। हाउ दे आर इम्प्रिजन्ड inside the home, how they are imprisoned at home, kept in ignorance and forced to do domestic work, और इनको unjustly treat करते हैं। फिर ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, ये 1880s में ये जो विमेन थी ये महाराष्ट्र की थी, दोनों की दोनों। इन्होंने मिजरेबल लाइफ ऑफ हिंदू की अपर कास्ट, जो अपर कास्ट हिंदूज है ना, उनकी विमेन के ऊपर, मिजरेबल लाइफ्स के ऊपर इन्होंने लिखा था। अपर कास्ट हिंदू विमेन की मिजरेबल लाइफ के ऊपर इन्होंने बातें लिखी थी। स्पेशली जो विडोज होती हैं, उस समय पे सती प्रथा जैसी सिस्टम हुआ करती थी, उसके ऊपर ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, याद रखना, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई दोनों ने किसके ऊपर लिखा था? अपर कास्ट हिंदू विमेन, ठीक है। और उसके बाद बेगम रुकैया और यहाँ पे सखावत हुसैन, इन्होंने फेमस एजुकेशनिस्ट और लिटरेसी फिगर थे। बेगम रुकैया, सखावत हुसैन ने क्या किया बेटा? डिसअप्रूव किया था। किस चीज़ के लिए? मेन फॉर विद होल्डिंग एजुकेशन फॉर विमेन इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो इनके रिलीजन में क्या बोलते थे कि विमेन को मत भेजो पढ़ने के लिए, तो इन्होंने उस चीज़ को डिसअप्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं है। 4 नाम: रस सुंदरी देवी, किचन की सीक्रेसी में पढ़ना सीखा, अमर जबान लिखा अपनी बंगाली लैंग्वेज में। कैलाश बासिनी देवी बंगाली विमेन थी कि बताया कैसे हमें इम्प्रिजन करके रखते हैं घर में, अनजस्ट जो इनके साथ ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में बताया। तारा शिंदे, पंडिता रामाबाई दोनों महाराष्ट्र की थी, किस चीज़ के ऊपर बात लिखी थी? मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदी विमेन। और बेगम रुकैया, सखावत हुसैन, इन्होंने ऊपर लिखा था कि कैसे रिलीजन के नाम पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। इस थॉट को उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया था, ठीक है। ये पता नहीं ये सवाल बेटा यहाँ पे कैसे आ गया, पर करा देती हूँ, पहले वाले चैप्टर का है। अच्छा, प्रिंट कल्चर का ही तो है ये। क्या हो गया मेरे को कि मार्को पोलो कौन था और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था प्रिंट कल्चर में। मार्को पोलो क्या थे? एक एक्सप्लोरर थे, जगह 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 घूमते रहते थे, और ऐसे ही ये चाइना में बहुत समय तक रहे। चाइना में क्या था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी। वापस आए इटली से, इटली में वापस आए, एक्सप्लोरर थे ना ये, तो अपने देश वापस पधार गए अपनी जगह पे, ठीक है। तो इन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इटली में इंट्रोड्यूस कर दी। सीख के कहाँ से आए? चाइना से। कहाँ लेकर आए? इटली में लेकर आए। मार्को पोलो जब वापस आए 1295 में, तो बहुत समय तक इन्होंने एक्सप्लोर किया और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। मार्को पोलो इस नॉलेज को अपने साथ लेकर के आए, और इसी वजह से जो इटालियंस थे उन्होंने भी बुक्स प्रिंट करनी शुरू कर दी वुड ब्लॉक की मदद से। याद रखना बेटा, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी जाती थी बेटा। और कैसे ये डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, तो मैंने आपको बताया ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, कैलीग्राफी करके ऐसे बड़े बारीकी से किताबें लिखा करते थे। तो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब वो डिमांड इसीलिए सेटिस्फाई नहीं कर पाई क्योंकि बेटा कुछ कमियां थी उसमें। क्या कमियां मेरे बच्चे? पहला है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती थी, बड़ी नाजुक कली जैसी थी। तो फ्रेजाइल मतलब बहुत वीक, ऑकवर्ड टू हैंडल, बड़ा डिफिकल्ट था उसको हैंडल करना, और बड़े आसानी से उसको आप इधर उधर कैरी या पढ़ नहीं सकते थे। दूसरा, कॉपिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब यार मैन्युस्क्रिप्ट्स में आप कुछ लिख रहे हो तो कॉपिंग को इतना पैसा कहाँ से दोगे? उस समय के जो कैलीग्राफर से बहुत पैसा लेते थे वो, तो बहुत एक्सपेंसिव था। ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग भी था। कॉपिंग एक्सपेंसिव तो था ही, समय भी बहुत लेता था, और जो उनका सर्कुलेशन था बेटा वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया, जिस वजह से जितनी किताबों की डिमांड आती रही फुलफिल नहीं हो पाई। फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल, टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक्सपेंसिव, और इसी वजह से डिमांड फुलफिल नहीं कर पाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना कि 19th सेंचुरी तक प्रिंट में क्या क्या इम्प्रोवाइजेशंस आए। इससे पहले गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है करना। क्या क्या इंपॉर्टेंट? 19th सेंचुरी तक मैकेनिकल प्रेस बन गई थी, ऑफसेट प्रिंटिंग होने लग गई थी, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई थी, है ना। 8000 से ज़्यादा शीट ऑफ पेपर उस समय पे छप जाया करते थे। तो ये सारी बातें तुम पढ़ लेना, मैंने लिख दिया है, एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे जो बुक है एक न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग बनाया, या फिर कैसे प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एक न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग आया यूरोप में, कि कैसे यूरोप के लोगों का रीडिंग में इंटरेस्ट आने लगा। कैसे आने लगा? पहले जो किताबें थी किसको मिलती थी? एरिस्टोक्रेट्स, अपर क्लास लोगों को, वही बेचारे किताब पढ़ पाते थे। महंगी होती थी ना भाई, महंगे, उसमें लिखा है
वेलम करके, वेलम है क्या है आप बताना मुझे, उसके ऊपर लिखा जाता था, एनिमल स्किन के ऊपर बनाई जाती, बहुत महंगी होती थी पहले किताबें, केवल प्रिंटेड बुक्स एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल तक पहुंच ही नहीं पाती थी, ठीक है। बट बाद में आया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हर किसी के पास किताबें पहुंचने लग गई। पहले लोग केवल हियरिंग पब्लिक थी, सुना करती थी, जो लोग पढ़ते थे ना सुनती थी, बाद में रीडिंग पब्लिक भी आ गई है ना। पहले रीडिंग पब्लिक थी, बाद में क्या हुआ, प्रिंटर्स आए, नई नई किताबें छपी, बैलेट्स छपे, फोक टेल्स प्रिंट होने शुरू हुए, बड़ी सुंदर सुंदर फोटोज हुआ करती थी, और ऐसे ऐसे करके जो प्रिंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल गई। एक लाइन आती है इसमें, वो है टैवर्न्स इन द टाउन, मतलब कि जब लोग शराब पीने बैठा करते थे, गैदर हुआ करते थे, तब वो लोग पढ़ने लग गए, और इस तरीके से जो लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट थी वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए थे, लोग पढ़ने के लिए पागल हो गए थे एक समय पे, क्योंकि पहले लिमिटेड था, बाद में लोकल लोगों तक भी पहुंच गया। किसकी वजह से, प्रिंट की वजह से, ठीक है। लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पहले केवल एरिस्टोक्रेट्स के पास थी, लार्ज सेक्शन में पहुंचने लगी। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट क्या था, 1878 में लॉन्च किया था, हमारे लॉर्ड लेटन ने ये एक्ट लेकर के आए थे। वर्नेकुलर पेपर्स यानी जो रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स थे ना, उनको रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, सारे लोग बहुत बातें लिखने लग गए थे, तो इन्हें खतरा महसूस होने लगा कि अरे इससे तो नेशनलिस्टिक फीलिंग जाग रही है, तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट यही है ना, वो लॉन्च कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या मिल गई, गवर्नमेंट को पूरे राइट्स मिल गए कि आप कोई भी रिपोर्ट, कोई भी एडिटोरियल पे सेंसर लगा सकते हो, जहां आपको लगे कि कोई भी चीज आपके अगेंस्ट छप रही है आप सेंसरशिप लगा दो। और ऐसे ही उन्होंने प्रिंटिंग सर्कुलेशन को, सिडिशियस मटेरियल मतलब क्या होता है बेटा, जो भी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखी जा रही थी वो सारी चीजों पे रोक लगा दिया, यानी कि एक्ट लगा दिया कि अब आप अपने लोकल न्यूज़पेपर्स को नहीं लिख सकते। ऑल्दो फिर भी काफ़ी लोगों ने लिखा था, पंजाब केसरी वगैरह आई थिंक उसका एग्जाम्पल है बुक में, वो आप देख सकते हो। यही मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हिस्ट्री से आ सकते हैं। और इसके अलावा बेटा बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, मैं सारे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेलीग्राम में डाल दूंगी। चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी बड़े शॉर्ट में पढ़ाए हैं। लाइव अगर तुम ऐसे रिकॉर्डेड देखोगे तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, रादर यही है कि आप वो लेक्चर्स देख लो, पूरा पढ़ लो और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार रीड कर लो, आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।